हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। मैं वरुण महाजन। आप लोगों के लिए मैं एक फरवरी करंट अफेयर का एक जिस्ट लेकर आया हूं, जिसमें ये होगा कि हम पूरा फेब मंथ का जो करंट अफेयर बिल्कुल ही एक डिटेल एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे यह है कि आपका जेके एसएसबी एग्जाम है, उसके लिए जो है ये कंटेंट जो है वो सफिशिएंट है। ठीक है, आप लोगों ने अगर मेरी जैन के मंथ की करंट अफेयर की वीडियो नहीं देखी तो अगर वहाँ पे जाके आप उसकी जैन मंथ की करंट अफेयर भी जो है वो भी वीडियो जो है वो देख सकते हो। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना फेब मंथ का करंट अफेयर। तो पहला अगर हम आर्टिकल देखें, पहला आर्टिकल हमारा बन जाता है लाडली बहना स्कीम के बारे में। लाडली बहना स्कीम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट, यानी कि पर्टिकुलर अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो हैं उनका नाम है जी शिवराज सिंह चौहान जी। तो शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा हम ये बोलेंगे कि लाडली बहना स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है। ये स्कीम में बेसिकली क्या किया जाएगा, कोई भी कास्ट हो, कोई भी स्टेटस हो, अंडर प्रिविलेज वुमेन या गर्ल हो, ठीक है, तो उनको बेसिकली जो है एक फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो दी जाएगी। कितनी? 1000 रुपीज़ की हर महीने का जो है उनको दिया जाएगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे इसको बेसिकली हम वुमेन को क्या बनाना चाहते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होंगे तो उनका एक स्टेटस जो है सोसाइटी में हमें राइज होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो जनरली अगर हम बात करें ये एक वुमेन इंपावरमेंट की वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट देख लेते हैं जी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में, यानी कि सबसे खुशहाल देश जो है वो हमारा कौन सा है। तो पहले तो ये देख लो कि ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को जो है वो रिलीज कौन करता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को पब्लिश कौन करता है। तो अगर हम बात करें कि इसको पब्लिश या रिलीज किया जाता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। फिर हम बात करते हैं कि मोस्ट हैप्पी नेशन कौन सा बनकर आता है जी, फिनलैंड सबसे खुशहाल देश है, सेकंड डेनमार्क, थर्ड आता है जी आइसलैंड। लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाता है जी आपके एग्जाम के लिए फिनलैंड, तो फिनलैंड याद रखो सबसे खुशहाल देश जो है वो इंडेक्स में निकाला गया है। फिर हम बात करते हैं इंडिया का रैंकिंग क्या निकल कर आता है। इंडिया जो है 136 के रैंक पे आ रहा है। ठीक है, तो ये भी हल्का सा याद रखो। मोस्ट अनहैप्पी कंट्री कौन सी बन जाती है, ठीक है, तो वो बन जाती है जी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की बड़ी बुरी हालत है, वो बिल्कुल ही हमें इंडेक्स में बिल्कुल डाउन में देखने को मिला है। ठीक है, तो ये आप जनरली इसके बारे में जो है आइडिया जो है वो रख सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के बारे में। तो हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री की अगर हम बात करें तो ये हमारी फैक्ट्री जो एशिया की लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जो है वो लॉन्च की गई है। ठीक है, कहाँ पे बनाई गई है, ये कर्नाटका में। कर्नाटका में कहाँ पे बनाई गई है, पर्टिकुलर हम बात करें तो तुमाकुरू नाम की जगह में बेसिकली इसको जो है वो बनाया गया है। ठीक है, तो इसको लॉन्च किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो हम बात करेंगे कि ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड इस पे जो है वो काम करेगी। फिर हम बात करते हैं जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है रिकी तेज जी के बारे में। रिकी तेज जी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे यही बोला हमने, यंगेस्ट पर्सन हमारे इंडिया से जिनको यही ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसके लिए? इनको इनकी एक एल्बम है जिनका नाम है डिवाइन टाइड्स। तो डिवाइन टाइड्स के लिए इनको ग्रैमी अवार्ड जो है उससे सम्मानित जो है वो किया गया है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके लिए ये खड़ा हो जाता है कि हमारे पहले इंडियन कौन थे जिनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया था ग्रैमी अवार्ड से। तो रविशंकर जी, उनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया था सितार की फील्ड में। ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं जी नेक्स्ट आर्टिकल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में। तो मनमोहन सिंह जी की अगर हम बात करें तो हम यही बोलेंगे इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट के द्वारा। वो क्यों किया गया? वो किया गया बेसिकली इनकी ग्रेट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन को देखते हुए। ठीक है, तो ये भी हल्का सा आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं कि नेक्स्ट आर्टिकल देखने से पहले अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल दिख रही है तो आप क्या कर दो, इसको लाइक कर दो। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है जी दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के बारे में। अगर हम बात करते हैं ये अवार्ड जो है बेस्ट फिल्म के लिए अवार्ड जो है वो किसको दिया गया, कश्मीर फाइल्स। आप सब जानते हो इस मूवी के बारे में कितनी कंट्रोवर्शियल पीछे रहा था इसमें। तो फिर हम बात करते हैं फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है किसको मिला है जी, RRR मूवी को मिला है। ठीक है, और अगर आपने मेरा जैन का मंथ का करंट अफेयर जो है वो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है वो RRR मूवी का एक सॉन्ग है, ठीक है, उसको दिया गया है। और हमारा एशिया का पहला सॉन्ग बन जाता है जिसको वो अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और वो सॉन्ग का नाम क्या है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, अच्छा फिर हम बात करते हैं बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया, रणबीर कपूर को दिया गया। ठीक है, ब्रह्मास्त्र मूवी के लिए। फिर हम बात करते हैं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो आलिया भट्ट को दिया गया है। ठीक है, गंगूबाई मूवी के लिए। फिर बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है R बाल्की को दिया गया है चुप मूवी के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हम आर्टिकल। अपना नेक्स्ट आर्टिकल है कार्तिक सुब्रमण्यम के बारे में। कार्तिक सुब्रमण्यम की अगर हम बात करें तो हमारे इंडियन ओरिजिन है। ठीक है, जिनको नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर का जो है खिताब दिया गया है। ठीक है, वो क्यों दिया गया, क्योंकि इनकी आप पिक्चर देखो उसमें वल्चर्स वगैरह जो कुछ पेड़ पे बैठ रहे हैं, कुछ पेड़ से जो है वो उड़ रहे हैं। ठीक है, वो पिक्चर को आपको मैं दिखा देता हूं। उसी पिक्चर के लिए इनको नेशनल ज्योग्राफिकल पिक्चर ऑफ द ईयर का जो है वो खिताब जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो पहले पिक्चर देख लो आप। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये देखो, ये हम देखेंगे कि वल्चर्स वगैरह कुछ उड़ रहे हैं। ठीक है, ये बैठने को जा रहा है। ठीक है, ट्री पे। तो यही पिक्चर है जिसके लिए जो है वो नेशनल ज्योग्राफी पिक्चर ऑफ द ईयर का जो खिताब जो है वो दिया गया है। ठीक है, बाफ्ता अवार्ड के बारे में। तो बाफ्ता अवार्ड की अगर हम बात करें तो बेस्ट फिल्म का ये बाफ्ता अवार्ड जो है किसको दिया गया, ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया, केट ब्लैंचेट। ठीक है, तार मूवी के लिए।
ठीक है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है ऑस्टिन बटलर को दिया गया फॉर दिस मूवी, एल्विस मूवी, ठीक है। तो ये भी हल्का सा आइडिया जो है वो रख सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं हम सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर के बारे में। तो इसकी अगर हम बात करें तो 36 एडिशन देखने को मिला जी। कहाँ देखने को मिला? हरियाणा में देखने को मिला। और इसकी इनाग्रेशन जो है वो किसके द्वारा की गई इस फेयर की? इसकी इनाग्रेशन हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हमारे उनके द्वारा की गई, जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। फिर हम बात करते हैं कि पार्टनर नेशन कौन रहा? SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। फिर हम बात करते हैं पार्टनर स्टेट कौन रहा? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। तो ये बेसिकली आप हल्का सा जो आइडिया जो रख सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सरसाइज त्रिशक्ति परिहार के बारे में। तो एक्सरसाइज त्रिशक्ति परिहार की अगर हम बात करें, इसमें यही बोला गया एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करवाई गई 3 के बीच में। वो 3 का इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, CAPF, तो इनके बीच में ये एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करवाई गई है। कहाँ पे करवाई गई? ये क्वेश्चन बन जाता है जी, वेस्ट बंगाल में करवाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सरसाइज तरकश के बारे में। तो एक्सरसाइज तरकश की अगर हम बात करें तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज हमें देखने को मिलती है। इस बार कहाँ देखने को मिली? ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, चेन्नई में देखने को मिली है, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहली बार हमें देखने को मिली है जी। हमारे यहाँ पे क्या होगा जी, ये यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया की जो मिलिट्री है ड्रिल्स वगैरह करेगी, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर जो टेरर रिस्पॉन्स है, ठीक है, उसके बेस पे हम ड्रिल्स वगैरह जो है वो करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं धर्मा गार्डियन 2023 के बारे में। ये भी एक मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया जापान के बीच में कहाँ पे हुई जी? जापान। ये इंपॉर्टेंट है जी, इसको याद कर लो। जापान में धर्मा गार्डियन हमें जो है वो देखने को मिली। मालाबार एक्सरसाइज की बात करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग सब जानते ही हो, न्यूज़ में पढ़ते ही रहते हो। मालाबार एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अभी तो न्यूज़ में आई है, एक्सरसाइज अभी हुई नहीं है, अभी होनी है ये, ठीक है। अगस्त 2023 में होनी है, लेकिन ये अभी न्यूज़ थी तभी मैंने इसको यहाँ पे जो है वो डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं मालाबार एक्सरसाइज जो है वो किसके बीच में होती है? एक नेवल एक्सरसाइज है। इसमें पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं? एक तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, जो कि क्वाड नेशंस हैं, ठीक है। इनके बीच में जो है वो एक्सरसाइज जो है वो आप देखने को मिलता है, ये पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक नेवल एक्सरसाइज देखने को मिलती है। कहाँ पे पहली बार हुआ ऐसा कि ऑस्ट्रेलिया जो है इस एक्सरसाइज को वो होस्ट कर रहा है, तो फर्स्ट टाइम देखने को मिला, तभी जाके ये न्यूज़ में जो है वो आ गई है। फिर हम बात करते हैं जी, नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज 10 लीग 2023 के बारे में। तो 10 लीग की अगर हम बात करें तो इंडियन आर्मी और उज्बेकिस्तान की आर्मी जो है इनके बीच में ये एक्सरसाइज जो कंडक्ट करवाई जाती है। इस बार जो है कहाँ पे हो रही? उत्तराखंड में। कहाँ पे? पिथौरागढ़ नाम की जगह पे, ठीक है, पिथौरागढ़ नाम की जगह पे। तो पिथौरागढ़ नाम की जगह पे बेसिकली एक्सरसाइज जो है वो देखने को मिली है। फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट आ गया कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज के बारे में। कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन एयरफोर्स जो है, ठीक है, तो ये जनरली जो है वो पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। तो ये हमारी यूनाइटेड किंगडम जो है वहाँ पे ये जो हम बात करेंगे वहाँ पे एक्सरसाइज जो है वो करवाई जाती है। तो हमारी इंडियन एयरफोर्स ने एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। ना ये बायलेटरल एक्सरसाइज है, ना ये ट्राईलेटरल एक्सरसाइज है, ये बेसिकली एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। मल्टीलेटरल एक्सरसाइज मतलब कि कई सारे नेशंस जो हैं वो यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जैसे आपको मैंने बता दिया, इंडिया की आ गई हमारी इंडियन एयरफोर्स, फिनलैंड भी होगा, स्वीडन भी होगा, साउथ अफ्रीका भी होगा, यूनाइटेड स्टेट्स भी होगा, सिंगापुर भी होगा, ठीक है। तो अब ये जनरली इसके बारे में भी जो है वो आइडिया रख सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अपना एम सैंड के बारे में। एम सैंड की अगर हम बात करें, इसकी फुल फॉर्म क्या है? मैन्युफैक्चरिंग सैंड। तो मैन्युफैक्चरिंग सैंड की अगर हम बात करते हैं, ये एक अल्टरनेटिव है जो हमारे एक रियल सैंड होती है, ठीक है। अब जो रियल सैंड होती है वो तो आप सबको पता है, अब उसी रियल सैंड का एक मैंने अल्टरनेटिव निकाला एम सैंड, जिसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सैंड। जनरली ये बनती कैसी है? स्टोन्स वगैरह होंगे, उनकी क्रशिंग की जाएगी, क्रशिंग करके जो है वो एक सैंड हमें मिलती है, वो ही उसी को बोलते हैं जी एम सैंड बोलते हैं। इसकी टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा मत जाओ, ठीक है, बस हल्का सा आइडिया रखो, ठीक है। हमें कोई PhD नहीं करनी इसमें, तो बस अब यही याद रखो कि मैन्युफैक्चरिंग सैंड जो है जनरली यही है कि हम ये बोलेंगे कि इसको कोल इंडिया लिमिटेड जो है, ठीक है, वो इस पे जनरली जो है वो काम कर रही है, ठीक है। एक अल्टरनेटिव बोल सकते हो, जो हमारी एक रियल सैंड है उसका एक अल्टरनेटिव है, ठीक है। हल्का सा न्यूज़ में था तभी मैंने आपका यहाँ पे कवर कर दिया एम सैंड के बारे में, बट इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं जी इंपॉर्टेंट डेज और उसकी थीम्स देख लेते हैं जो हमारी फेब मंथ की है, ठीक है। मैं पूरे साल की नहीं लेके चलूंगा, मैं सिर्फ फेब मंथ की ही लेके जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है जी, अब वो देखते हैं। पहला देखते हैं हमारा वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फेब को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम क्या रही? थीम रही इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन, ठीक है। वेटलैंड को हमें क्या करना है जी? रिस्टोर करना है। फिर हम बात करते हैं वर्ल्ड कैंसर डे, तो 4 फेब आ गई इसकी, तो 4 फेब है इसकी, तो हम बोलेंगे इसकी क्या थीम रही? इसकी थीम रही क्लोज द केयर गैप, ठीक है। तो ये इसकी थीम रही। फिर हम बात करते हैं वर्ल्ड पल्सिस डे 10 फेब को मनाया जाता है, तो फिर थीम क्या रही? पल्सिस फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। फिर हम बात करते हैं वर्ल्ड रेडियो डे 13 फेब को सेलिब्रेट किया जाता है, और उसकी थीम क्या? रेडियो एंड पीस, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको क्रैम करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है। तो फिर हम बात करते हैं कि नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, तो हम बोलेंगे इसको 20 फेब को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसकी थीम क्या रही जी? ओवरकमिंग बैरियर्स एंड अनलिशिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सोशल जस्टिस। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं जी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, तो ये 21 फेब आता है इसकी, ठीक है, डेट सेलिब्रेट करने की।
और उसके बाद हम देखें तो थीम क्या रही इसकी, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म द एजुकेशन। ठीक है, तो ये इसकी इस बार की थीम रही फेब 2023 में। फिर हम बात करते हैं जी नेशनल साइंस डे, इंपॉर्टेंट लगा लो, स्टार मार्क लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेशनल साइंस डे की अगर हम बात करते हैं 28 फेब को जो इसको सेलिब्रेट किया जाता है, थीम क्या रही, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। ठीक है, तो ये हल्का सा याद रख सकते हो। 2 डेज और है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे कवर नहीं हुई, ये कर दी मैंने सेपरेट में। ठीक है, तो ये देखो, ये इंडियन कोस्ट गार्ड डे 1 फेब को मनाया जाता है, और नेशनल वुमेन डे 13 फेब को मनाया जाता है। 13 फेब ही चूज़ क्यों किया, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है जी। 13 फेब को इसलिए चूज़ किया गया क्योंकि सरोजिनी नायडू जी की बर्थ एनिवर्सरी है, तभी हम 13 फेब को जो है नेशनल वुमेन डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। और अब आपके लिए एक क्वेश्चन ऑफ द डे बनता है, वो क्या क्वेश्चन ऑफ द डे, आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। वो क्या होमवर्क है, देखो आपने मुझे बताना है 8 मार्च को हम एक दिन सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, वो जो 8 मार्च को हम डे सेलिब्रेट करते हैं वो बेसिकली वुमेन से रिलेटेड है। ठीक है, तो वुमेन से रिलेटेड वो कौन सा डे है 8 मार्च को, ये मुझे आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। अगर पता है तो बताओ, नहीं पता गूगल में सर्च मारो, थोड़ा एफर्ट्स लगाओ। ठीक है, तो 2-4 चीज़ें और देखोगे तो मुझे नीचे बताओ कमेंट में। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। अब थोड़ी स्कीम्स देख लेते हैं। स्कीम्स की अगर हम बात करें तो ये बोल के द मना उरू मना बड़ी प्रोग्राम। ठीक है, तो याद रखो ये स्कीम के बारे में, ये तेलंगाना गवर्नमेंट की स्कीम है। यहाँ पे ये किया जाएगा कि जो तेलंगाना के जो तेलंगाना स्टेट के जो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको हमें क्या करना है जी, क्रिएट करना है। ठीक है, तो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने की बात की गई है इस प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो ये हल्का सा आइडिया रखो इसके बारे में। फिर नेक्स्ट आता है विजिट इंडिया ईयर के बारे में। तो विजिट इंडिया ईयर की अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे कि इसको लॉन्च किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। और इसका लोगो जो है, मैं आपको इसका लोगो पहले बता देता हूँ, फिर मैं न्यूज़ के ऊपर आता हूँ। ये देखो जी, ये इसका लोगो है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे नमस्ते की जा रही है। ठीक है, तो मतलब कि वेलकम किया जा रहा है इंडिया में, ताकि लोग जो है इंडिया में जो है वो आए। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो, ये नमस्ते देख सकते हो, इस टाइप का लोगो है। ठीक है, वापिस चलते हैं अब हम। तो वही चीज़ अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया, वही मैंने आपको बताया कि इसका लोगो हमने देख लिया। ठीक है, तो पिक्चर के थ्रू देख लिया। अब हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे जो है लोगों को बुलाया जाए ताकि लोग हमारे इंडिया में, हमारे भारत में जो है वो आएँ। ठीक है, तो इसको लॉन्च किया गया है जी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। ठीक है, नाम से ही पता चलता है हमें ये विजिट इंडिया ईयर का। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। अच्छा जी, नेक्स्ट आर्टिकल आ गया, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लो इसे, रेमिटेंसीज। ठीक है, अगर आप यूपीएससी या केएस की अगर एग्जाम की तैयारी करोगे तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि रेमिटेंसीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या बोला गया कि इंडिया जो है उसने अच्छा खासा जो रेमिटेंसीज, हमें हाई इनवर्ड रेमिटेंसीज जो हमें देखने को मिला। पहले समझो रेमिटेंसीज होता क्या है। रेमिटेंसीज होता है कि सपोज करो जी, ये आ गया जी हमारा इंडिया, हमारा प्यारा भारत। ठीक है, इंडिया आ गया, और ये आ गया जी यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, अब यहाँ से बंदा जो है यहाँ काम करने के लिए गया हुआ है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट में, यहाँ पे वो कमाएगा तो पैसा भी लेगा। अब पैसा लेगा, वो पैसे का फ्लो कहाँ पे होगा जी, इंडिया में होगा, इन द फॉर्म ऑफ द डॉलर्स। अब वो जो पैसा हमारे इंडिया में आता है ना, वही पैसे को हम क्या बोलते हैं, वो रेमिटेंसीज होता है। ठीक है, यानी कि जो हमारे यहाँ से इंडियन नेशनल जो है हमारा यहाँ का जो है वो बाहर गया काम करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने यूनाइटेड स्टेट लिया, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो कंट्री की। ठीक है, तो वहाँ पे कमाएगा, कमा के जो है ऑब्वियसली बात है पैसा जो है हमारे इंडिया में बेचता है, अपने घर वालों को बेचता है। ठीक है, तो जो पैसा भेजा जाएगा उसी पैसे को बोला जाता है रेमिटेंसीज बोला जाता है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि इंडिया जो है उसका हाईएस्ट रेमिटेंसीज जो है वो हमें देखने को मिला, रिकॉर्ड किया गया। वो कौन से ईयर का फिस्कल ईयर हम बोल सकते हैं, या फिर आप बोलो फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर हम बोल सकते हैं 2021 टू 2022। तो 2021 से 2022 वाला जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था, उसमें अगर हम बात करें, उसमें यही चीज़ बोलेगी कि इंडिया ने अच्छा खासा जो है रेमिटेंसीज जो हमें देखने को मिला, फॉरेन इनवर्ड, मतलब बाहर से जो है हमारी कंट्री में अच्छा खासा जो पैसा देखने को कितना मिला, ये आप डेटा याद रख सकते हो। 89,127 मिलियन डॉलर जो है इतना पैसा हमें देखने को मिला, जो कि बाहर नेशन से हमारी कंट्री में आ रहा है। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्रोनोलॉजी, अगर मैं देखूँ सबसे ज़्यादा रेमिटेंसीज जो है कहाँ से हमें आ रहा है, यूनाइटेड स्टेट से। ये याद कर लो, पहला इंपॉर्टेंट होता है सबसे। लेकिन अगर आपको और ज़्यादा जानना है तो यूनाइटेड स्टेट पहला, सेकंड आता है यूएई, थर्ड आता है यूके। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। तो आप हल्का सा ये आइडिया रख सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं जी प्रोजेक्ट अलोरा के बारे में। प्रोजेक्ट अलोरा की अगर हम बात करें, यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि हम देख रहे हैं कि कुछ हमारी ऐसी इंडियन लैंग्वेजेस है जिनका जो है उनका ऑनलाइन प्रेजेंस वगैरह जो है वो नहीं है। ठीक है, उनका ऑनलाइन प्रेजेंस को हम लाना चाहते हैं, उनको डिजिटली जो है वो हम लाना चाहते हैं। ठीक है, वो हमारी कुछ ऐसे बोलेंगे रेयर इंडियन लैंग्वेजेस हैं जिनका ऑनलाइन प्रेजेंस वगैरह नहीं है। तो हम चाहते हैं कि उनका ऑनलाइन प्रेजेंस होना, उनको डिजिटल इकोसिस्टम में जो है उनको लाया जाए, उनकी प्रेजेंस लाई जाए। ठीक है, तो उनको प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस बात है, माइक्रोसॉफ्ट रिसर्चर्स जो है उन्होंने ये काम किया है ताकि जो हमारी रेयर इंडियन लैंग्वेजेस है उनको जो है डिजिटल इकोसिस्टम में जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, उनके बारे में भी जो है वो लोग जो है वो जाने। ठीक है, इनकी अभी प्रेजेंस वगैरह ऑनलाइन में नहीं है। तो हम ये बोलेंगे कि इसकी फुल फॉर्म देख लो, अलोरा की एनेबलिंग लो रिसोर्स लैंग्वेज। ठीक है, तो ये हल्का सा इसके बारे में भी जो आइडिया जो है वो रख सकते हो।
बाकी ये प्रोजेक्ट लो रहा था, बड़ा डिटेल में आर्टिकल है, लेकिन वो आप यूपीएससी या फिर आप जेकेएस के एग्जाम की तैयारी करो, बड़ा डिटेल पढ़ना पड़ता है, बट जेकेएसएसबी के लिए सफिशिएंट है ये, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं, पीएम कुसुम स्कीम की बात करते हैं। तो पीएम कुसुम स्कीम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या बोला गया है जी, यहाँ पे यही बोला गया पीएम कुसुम स्कीम में कि ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ये आती है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको स्टार मार्क लगा लो, ठीक है। ये पूछी जाती है जनरली, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर स्कीम आती है, ठीक है। तो याद रखो पीएम कुसुम स्कीम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है, ठीक है, उसके अंडर कंट्रोल में होगी, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं जी, अब पीएम तो आपको पता है प्रधानमंत्री, लेकिन अब कुसुम की फुल फॉर्म क्या है, ये आप बन जाता है जी आपके लिए क्या क्वेश्चन, ये आप क्या है आपके लिए क्वेश्चन। तो आप क्या करोगे, इसको सर्च मारो गूगल पे और मुझे बताओ कुसुम की फुल फॉर्म जो है वो क्या है, ठीक है। जब मैं बोलता हूँ ना सर्च मारने के लिए, आप सब लोग जो है सर्च नहीं मारते हो, जबकि आपको सबको मारना चाहिए, इससे बेनिफिट ही होगा। आपके हार्डली कोई 5 सेकंड लगते हैं चीज को सर्च मारने में, तो इससे क्या होगा, आप 2-4 चीजों को और देखते हो, ठीक है। अब एक चीज के साथ साथ को 3-4 बेनिफिट होते हैं। ये तो चलो आप जेकेएसएसबी का एग्जाम दे रहे हो, इसके अलावा आपने आगे भी तो और एग्जाम देने ना जेकेएस वगैरह के, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आपको डिटेल थोड़ा चाहिए होता है। तो इसलिए जब आप कोई चीज को सर्च मारते हो, वो इंपॉर्टेंट चीज ही होती है जो मैं बताता हूँ। ये स्कीम बड़ी इंपॉर्टेंट है कुसुम स्कीम, तो इसलिए जब आप सर्च मारोगे साथ आप 2-4 चीजों को मतलब और देखोगे। हमें कोई पीएचडी तो नहीं करनी, बट ये कि जनरल इन्फॉर्मेशन हमें स्कीम के बारे में जो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं अब। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि ये जो हमारी इसकी डेडलाइन थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। ये बोला गया था कि हमें क्या करना था जी, पहले इसका वो देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ये देखो ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे ये बोला गया था कि हमें इंस्टॉलेशन करनी है, ये जो हमारे सोलर वाटर पंप्स हैं या फिर सोलर पंप्स हैं जो हमें रूरल एरियाज में विलेजेस में जो है वो लगाने हैं, तो उसकी हमने रखा था कि उनको जो है वो कनेक्ट किया जाएगा किसके साथ, ऑफ ग्रिड, ठीक है। इनका एक सेपरेट ग्रिड बनाया जाएगा, ठीक है। उस ग्रिड के साथ जो है इन सोलर वाटर पंप्स जो है इनको कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो हमें ये करना था कि इसकी डेडलाइन जो है उसको एक्सटेंड कर दिया गया। अब ये बोला गया कि इसको मार्च 2026 तक, मतलब कि हमने ये जो अपने जो इंस्टॉलेशन जो हमें करनी है सोलर वाटर पंप्स की, ठीक है, वो हमें 2026 तक जो है पूरे तरीके से रूरल एरियाज में जो है वो हमें कर देनी है, ठीक है। तो ये हमने टारगेट जो है वो सेट जो किया था उसको एक्सटेंड किया, कहाँ तक लेकर गया, मार्च 2026 तक लेके गया, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं जी फुल फॉर्म क्या है इसकी, ये होमवर्क है, ये मैंने आपको बता दिया, आपने सर्च मार के मेरे को बताना है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इंस्टॉलेशन कितनी है इसकी, वही 30,000 मेगावाट सोलर पावर कैपेसिटी, ठीक है। इतनी ही जो है इसकी इंस्टॉलेशन, इसकी जो इंस्टॉल की जाएगी इसकी कैपेसिटी जो है हमारी सोलर पावर, ये जो वाटर पंप्स की वो ये है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं रूरल एरियाज में जो हमें लगानी है, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताऊं, जो भी मैं आपको सर्च मारने के लिए बोलता हूँ, ठीक है, वो सर्च मारा करो, ठीक है। और मैं आपको जब भी पढ़ाऊंगा मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं तो साथ साथ आपको जो इन्फॉर्मेशन है, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जितनी मेरे से हो सकती है मैं आपको दे देता हूँ 1 घंटे के अंदर, ठीक है। ऐसे तो करंट अफेयर पढ़ना हो बहुत डिटेल में होता है, ठीक है, बट हमें अब एग्जाम है पास, ठीक है। अब पास है तो हमें क्या करना है, हमें मेहनत तो करनी, लेकिन एक स्मार्ट वर्क से करना है। तो इसलिए मैं आप लोगों को 1 घंटे में जितना इंपॉर्टेंट हो सकता है उतना करवा रहा हूँ। लेकिन अगर डिटेल करंट अफेयर देखना हो तो वो फिर 1 घंटे से एक्सीड हो जाता है बड़ा ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको जितना इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने मेरे एफर्ट्स हो सकते हैं, मैंने आपको सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहाँ पे जो बता रहा हूँ, ठीक है। और इसलिए जो मैं चीज़ आपको बोलता हूँ ना ढूंढने के लिए, वो ढूंढा करो, इससे बेनिफिट होगा, ठीक है। अभी तो आपको रियलाइज ये चीज़ नहीं हो रही, इसी चीज़ का आपको जो है बाद में 3-4 महीने के बाद अगर आप ऐसे ही चलते हो ना, मेरे लेक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप किसी भी टीचर के लेक्चर अगर पढ़ते हो साथ उसको देखा भी करो थोड़ा, ठीक है। जब आप ढूंढते हो ना, ढूंढने से 3-4 चीज़ों को आप और देखते हो, वो चीज़ ज़्यादा देर तक रिटेन रहती है, ठीक है। अब इसका बेनिफिट आपको 3-4 महीने के बाद पता चलेगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब उसके बाद हम देखते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं मोनूमेंट मित्र स्कीम के बारे में। मोनूमेंट मित्र स्कीम की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली किसकी बात करती है जी, देखो पहले तो आप ये देखो कि पहले और अब की बात करते हैं। पहले यही जो हमारी मोनूमेंट मित्र स्कीम थी किसके अंडर मतलब स्टार्ट की गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इसको स्टार्ट किया था। लेकिन अब इसी स्कीम को हमने क्या कर दिया जी, ट्रांसफर कर दिया हुआ, ठीक है। अब ट्रांसफर करके अब किसके अंडर आती है जी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आती है, ठीक है। ये याद रखना, जब स्टार्ट की गई थी इस स्कीम को तब ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर थी, लेकिन अब इसको ट्रांसफर कर देगा, अभी किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आती है। अब स्कीम का ऑब्जेक्टिव समझो कि स्कीम है क्या, इसका एम क्या है, इसका गोल क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे क्या किया जाएगा जी, हमारे कुछ मोनूमेंट्स होते हैं, हमारे कुछ हेरिटेज होते हैं, हमारे कुछ टूरिस्ट साइट्स होती हैं, ठीक है। हमारे इंडिया में कई सारी टूरिस्ट साइट्स हैं, कई सारे मोनूमेंट्स आप सब जानते हो। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ताजमहल देख लो, रेड फोर्ट देख लो, ठीक है, कुतुब मीनार देख लो, ऐसे कई सारे हमारे जो हैं वो टूरिस्ट साइट्स, मोनूमेंट्स, हेरिटेज हैं। तो हमें इनको क्या करना है, बेसिकली इनको हमें डेवलप करना है, ठीक है। मतलब कि हम चाहते हैं कि इनको जो है कोई मतलब कि इन्वाइट करें हम, जैसे कि कुछ कॉर्पोरेट एंटिटीज़ को इन्वाइट करें, हम पब्लिक सेक्टर को इन्वाइट करें, हम कंपनीज़ को इन्वाइट करें, इंडिविजुअल्स को इन्वाइट करें, जो बेसिकली यहाँ पे आएंगे और इन ये जो टूरिस्ट साइट्स होगी, मोनूमेंट्स हो गए, हेरिटेजेस हो गए, इनको अडॉप्ट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब ये अडॉप्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा जी, डेवलपमेंट तो होगा इनका, ठीक
ठीक है। तो यही बेसिकली इससे क्या होगा जी, इससे यही होगा कि इनको डेवलप किया जाएगा प्रॉपर सही तरीके से, जैसे ओरिजिनल कंडीशन में इनको वैसे रखा जाएगा, ठीक है। इनको मतलब कि जिससे क्या होगा, लोग यहाँ पे आएंगे, टूरिज्म जो है वो बढ़ेगा, ठीक है, लोग अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, इन चीज़ों की तरफ, ठीक है। तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो ये था जी हल्का सा इसके बारे में मैंने आपको आइडिया दे दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं पुदुमन पेन स्कीम के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही है, क्या करना है जी आपको, आपका एक ही काम बनता है, क्या करना है, आपको लाइक करना है, ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट मेरा, थोड़ा भी बेनिफिट अगर आपको दे रहा है तो। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं कि पुदुमन पेन स्कीम की बात करते हैं। पुदुमन पेन स्कीम की अगर हम बात करें तो ये तमिलनाडु गवर्नमेंट की स्कीम है जी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि स्कीम बात क्या करती है, बात यही करती है कि एक स्कॉलरशिप अमाउंट दी जाएगी जी। कितनी दी जाएगी, 1000 पर मंथ का दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा, गर्ल स्टूडेंट को दिया जाएगा, ताकि वो अपने गवर्नमेंट स्कूल जब पढ़ाई कंप्लीट कर लें स्कूल में, ठीक है, तो गवर्नमेंट स्कूल से जब बाहर आएंगे, ठीक है, जब हायर स्टडीज के लिए वो जाएंगी, तो ऑब्वियसली बात है उनको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो इसलिए उनको एक स्कॉलरशिप अमाउंट दिया जाएगा 1000 पर मंथ का, ठीक है। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट की स्कीम है, इसके बारे में थोड़ा बहुत आप आइडिया रख सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है जी समग्र शिक्षा कैंपेन के बारे में। समग्र शिक्षा कैंपेन की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ये कैंपेन है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इस कैंपेन में क्या बोला गया कि जो हम गर्ल्स इनको एम्पावर किया जाएगा, ठीक है। वो कौन सी गर्ल्स, वही अंडर प्रिविलेज क्लास की जो हमारी गर्ल्स हैं उनको एम्पावर किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी हल्का सा पार्ट याद रख सकते हो, ठीक है। समग्र शिक्षा कैंपेन जो है वो किससे है। फिर नेक्स्ट आता है जी हमारा वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल। आर्टिकल की हम बात करें तो यहाँ पे यही बोला गया है कि यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ये पोर्टल। तो ये पोर्टल में बेसिकली क्या किया जाएगा, ये बेसिकली हम बात करें तो यहाँ पे यही है कि आइडेंटिफाई की जाएगी एक फैमिली को, ठीक है, उसको माना जाएगा जी एक यूनिट, ठीक है। तो वो फैमिली को एक यूनिट माना जाएगा और उसको पोर्टल में जो है वो यहाँ पे डाल दिया जाएगा। और उस पोर्टल में डालने के बाद फिर क्या किया जाएगा, यही उसी फैमिली में से एक पर्सन को जो है वो एक जॉब दी जाएगी, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि जॉब की जो है मतलब कि हम ये देख चाहते हैं कि जॉब जो हर एक को जो है वो जॉब वगैरह जो है मिलनी चाहिए। तो आपको पता है कि आज के टाइम पे जॉब जो है लेना कितना एक डिफिकल्ट टास्क बन चुका हुआ है। तो इसलिए अब ये है कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने यही किया कि जॉब जो है हर एक फैमिली में से एक बंदे की जो है जॉब जो है वो होनी चाहिए। तो इसलिए क्या किया जाएगा, आइडेंटिफाई की जाएगी फैमिली को एज ए यूनिट के तौर पे, उसको पोर्टल में डाल दिया जाएगा। फिर उसी फैमिली में से किसी एक सदस्य को यानी कि जॉब वगैरह जो है वो दी जाएगी, ठीक है। तो ये उसी के बारे में जो है ये बात करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है जी हमारा प्रेसिडेंट कलर के बारे में। तो प्रेसिडेंट कलर की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे यही बोला गया यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने क्या किया है जी, देखो कि प्रेसिडेंट कलर जो है हमारा हरियाणा पुलिस को दिया है, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है ये कि लास्ट टाइम जो है किसको दिया गया था, तो प्रेसिडेंट कलर जो है लास्ट टाइम जो तमिलनाडु की पुलिस को दिया गया था। ये प्रेसिडेंट कलर क्यों दिया जाता है, वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि बेसिकली ये जो पुलिस है वो अच्छा काम कर रही है। तो हम ये बोलेंगे ये हरियाणा की पुलिस ने अच्छा काम किया, इसलिए उनको एक किस्म का आप ये बोल सकते हो कि उनको कॉन्ट्रीब्यूट किया गया ये प्रेसिडेंट कलर देके, ठीक है। तो हल्का सा इसके बारे में भी जो आप आइडिया रख सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखने से पहले वही चीज़ मैंने आपको बोली, अगर अच्छा लगा है तो क्या करना है आप लोगों का, एक ही काम है, क्या करना है, लाइक, ठीक है। तो कर दो जल्दी से अगर अच्छा लग रहा है आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं चीतास के बारे में। चीतास की अगर हम बात करें तो हम यही बोलेंगे यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री जो है उन्होंने क्या किया है, आपको ये तो पता ही, मैं आपको पिछले जैन मंथ के करंट अफेयर में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, ठीक है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको पता था पीछे हमने क्या किया था, नमीबिया से जो है हमने चीतास वगैरह जो है हमने यहाँ पे हमारे कूनो नेशनल पार्क में जो है वो लाए थे, ठीक है, हमने यहाँ पे लेकर आए थे। अब आपके लिए एक क्वेश्चन एक और होमवर्क बन जाता है, ये मुझे आप बताओ, सर्च मार के बताओ गूगल में कि जो चीता हमारे यहाँ पे नमीबिया से जो हमने कूनो नेशनल पार्क में लाए थे वो कितने चीतास लाए थे। ऑप्शन आपका 1 या 5 या 6 या 8। तो इनमें से बताओ कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। जो सही ऑप्शन है उसको नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अब क्या बोला गया हुआ है, यहाँ पे नमीबिया की बात तो नहीं की, ठीक है। यहाँ पे बोला गया नमीबिया से तो चीता अब नहीं लाए जाएंगे, नमीबिया से जो हमने चीतास लाने थे वो हमने ले आए। अब बोला गया है कि यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने ये बोला कि 12 चीतास जो है 12 चीतास जो हैं वो साउथ अफ्रीका से लाए जाएंगे हमारे कूनो नेशनल पार्क में, ठीक है, जो कहाँ पे है जी, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये जो है साउथ अफ्रीका से लाए जाएंगे कूनो नेशनल पार्क में, और कब बताएगी डेट, वो 18 फेब, ठीक है। तो ये भी हल्का सा जो है वो आइडिया रख सकते हो। अच्छा जी, नेक्स्ट देख लेते हैं आर्टिकल।
नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा डिसेबिलिटी सेक्टर कॉपरेशन के बारे में। तो यहाँ पे क्या बोला गया है जी, यहाँ पे ये बोला गया कि इंडिया और साउथ अफ्रीका जो है उन्होंने एक MOU जो साइन किया है, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग। तो MOU जो साइन किया गया इंडिया और साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसमें क्या किया जाएगा, डिसेबिलिटी सेक्टर जो है उसमें कॉपरेशन जो है दोनों कंट्री जो है वो मिलकर करेगी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं विक्ट्री सिटी नॉवल के बारे में। तो ये बोलेंगे एक नॉवल बेसिकली है, ठीक है। नॉवल इसके ऑथर या राइटर कौन है जी, सलमान रुश्दी, ठीक है। तो इनके द्वारा ये नॉवल जो है वो लिखी गई है। तो ये देखा हमने इसको रिलीज भी किया गया, ठीक है। तो इन्हीं ने रिलीज किया, ठीक है। तो ये भी हल्का सा आइडिया आप रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देख लो जी, खादी फेस्ट 23 के बारे में बात कर लेते हैं। खादी फेस्ट 23 की अगर हम बात करें, इसकी इनॉग्रेशन की गई कहाँ पे की गई है जी, महाराष्ट्र के मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, सेकंड इंडियन राइस कांग्रेस की बात करते हैं। सेकंड इंडियन राइस कांग्रेस की बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो उन्होंने इनॉग्रेट किया है, यही हम बोलेंगे कि ये जो सेकंड इंडियन राइस कांग्रेस कहाँ पे की गई, कटक में की गई है। कटक बोले तो उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। तो ये भी हल्का सा आप आइडिया रख सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं अरेबिक अकेडमी के बारे में। प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे इंडिया के, उन्होंने इनॉग्रेशन की है इस अकेडमी की, कहाँ पे की है जी, मुंबई में की है, ठीक है। ये भी आप आइडिया रख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस की अगर हम बात करें, इसको लॉन्च किया गया है, पहली बस है जो कि अब तक लॉन्च की गई हमारे इंडिया में, वो कहाँ की गई है जी, मुंबई में की गई है, ठीक है, यानी कि महाराष्ट्र के मुंबई में। नेक्स्ट देख लेते हैं 35 देख लेते हैं। 35 में हमने क्या देखा, एरो इंडिया 2023 के बारे में। एरो इंडिया 2023 की अगर हम बात करें, हम लोग 14th एडिशन देखा गया जी, ठीक है। तो ये एरो इंडिया जो है यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये कहाँ पे की जा रही है, ये की जा रही है येला हंका एयरफोर्स स्टेशन में, ठीक है। तो ये हल्का सा जो टिपिकल नाम है, ये भी आप याद रख सकते हो, येला हंका एयरफोर्स स्टेशन। अगर मैं थोड़ा गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो ये कहाँ पे की गई, इसका 14th एडिशन कहाँ किया गया जी, बेंगलोर में किया गया, ठीक है। बेंगलुरु उसका भी नाम जो है वो याद रख सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली हम बोलेंगे ये एक वो थी जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जो उन्होंने विजिट भी किया था, ये जो एरो इंडिया में, ठीक है। तो ये भी हल्का सा आइडिया रख लो इसके बारे में भी। नेक्स्ट देख लेते हैं नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज के बारे में। तो हम बोलेंगे इंडिया का पहला नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज जो है, ठीक है, वो एक इस्टेब्लिश किया गया, कहाँ पे बनाया गया है, ये बनाया गया जी दिल्ली में बनाया गया। इसका बनाने का कारण क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है, हम ये बोलेंगे कि जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं रेल में, उनको बेसिकली ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। उनको रेल के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये बेसिकली आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक नॉलेज बोल सकते हो, नॉलेज हब एक किस्म का हो गया, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं जी अमृत पैक्स 2023 की बात कर लेते हैं। अमृत पैक्स 2023 की अगर हम बात करें तो हम ये बोलेंगे नेशनल पोस्टेज स्टैंप जो एग्जीबिशन इसकी जो की गई, कहाँ पे की गई, दिल्ली में की गई, ठीक है। ये भी नाम याद रख लो, ठीक है। नेक्स्ट देख लो याया सो के बारे में। तो याया सो की अगर हम बात करें तो यह कहाँ पे है जी, लद्दाख में, ठीक है। तो इसको हेरिटेज साइट जो है हमारी ये लद्दाख की है, इसको डिक्लेयर कर दिया गया लद्दाख की फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, इसको डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। तो अब ये देख सकते हो कि लद्दाख की पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है वो डिक्लेयर किया, किसको किया, याया सो को, ठीक है। तो ये भी हल्का सा आइडिया रखो आप। फिर बात करते हैं ट्राइलेटरल कॉपरेशन के बारे में। तो ट्राइलेटरल से क्या मतलब, ट्राई बोले तो तीन बोले तो कौन, इंडिया, फ्रांस, UAE, ठीक है। तो तीन जो है इनके बीच में कॉपरेशन की गई। कॉपरेशन किस फील्ड में की गई है, एनर्जी के फील्ड में, डिफेंस के फील्ड में, इकोनॉमी के फील्ड में। तो ट्राइलेटरल एग्रीमेंट है जिसमें क्या किया गया, तीनों चीजों को जो है बूस्ट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेम्स थोड़े चेंज किए गए हैं। वो नेम्स कौन कौन से चेंज किए हैं वो देख लेते हैं। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर की हम बात करें तो एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने क्या किया जी, औरंगाबाद सिटी का जो है नाम जो है वो चेंज कर दिया है, ठीक है। तो उसका नाम जो है चेंज करके क्या रख दिया गया, छत्रपति संभाजी नगर, ठीक है। तो ये भी हल्का सा आइडिया रखो इसके बारे में भी, ठीक है। मेरे को थोड़ी स्पीड तेज पकड़नी पड़ रही है क्योंकि मुझे आपका 1 घंटे का जो करंट है मुझे पूरा कंप्लीट करना है। मैं नहीं चाहता कोई भी जो है टॉपिक हमारा मिस हो, ठीक है। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ मेरे साथ थोड़ा जो है वो रखें, अपनी भी स्पीड रखें, ठीक है। नहीं तो अगर आहिस्ता आहिस्ता चलूंगा आपके टॉपिक छूट जाएंगे। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि ईच एंड एवरी चीज़ जो भी है आपकी कवर हो जाए 1 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। तो चले स्टार्ट करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं इसी को। अच्छा, फिर हम बात करते हैं, देखो फिर हम बात करते हैं उस्मानाबाद सिटी जो है उसका नाम भी जो है वो चेंज कर दिया गया, ठीक है। उसका नाम क्या कर दिया गया जी, ये भी नाम याद रखो, धाराशिव, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र की आपको ये सिटीज जो है देखने को मिल रही है जिनके जो है नाम जो है वो चेंज कर दिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम अनुभूति दिव्यांग पार्क के बारे में। तो अनुभूति दिव्यांग पार्क की अगर हम बात करें, इनॉग्रेशन की गई है नितिन गडकरी जी के द्वारा, ठीक है। और इसकी इनॉग्रेशन कहाँ पे की गई, नागपुर में। नागपुर बोले तो कहाँ पे जी, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो यहाँ बोलेंगे कि ये क्या है, अनुभूति दिव्यांग पार्क है क्या, ये हम बोलेंगे डिसेबल वंस के लिए जो है ये एक वर्ल्ड लार्जेस्ट डिसेबल पार्क है, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हो कि इनके लिए ये भी मतलब कि यहाँ पे जो जा सकते हैं, ठीक है। तो अब ये देख सकते हो इनके बारे में भी। नेक्स्ट
लेते हैं केरला हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं। तो केरला हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो हम यही बोलेंगे कि हमारे इंडिया का पहला हाई कोर्ट बन जाता है केरला का, जिसने अभी अभी रिसेंटली जो है वो हम बोलेंगे कि जजमेंट दी है अपनी रीजनल लैंग्वेज में, ठीक है। तो जजमेंट जो भी दी वो पब्लिश की गई वही रीजनल लैंग्वेज में। तो ये भी हल्का सा आइडिया रखो, हमारे इंडिया का कौन सा मतलब कि स्टेट का हाई कोर्ट है जिसने भी रिसेंटली जो है वो जजमेंट जो उसकी पब्लिश की गई है उन्हीं की रीजनल लैंग्वेज में, तो बनता है जी केरला का हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये भी हल्का सा आप आइडिया रखो इसके बारे में भी। नेक्स्ट देख लेते हैं नेम चेंज किया गया जी। देखो अब नेम चेंज की हम बात करते हैं, फिर वही बात आ गई, फिर से नाम चेंज की बात आई है। अब मुंबई का जो हमारा चर्च गेट रेलवे स्टेशन है इसका नाम भी जो है चेंज कर दिया गया है। क्या नाम रख दिया गया? हमारे आरबीआई के पहले जो गवर्नर थे, ठीक है, बड़े ही फेमस आप नाम जानते होंगे, सीडी देशमुख। तो सीडी देशमुख जो है इन्हीं के ही नाम पे जो है हम बोलेंगे कि चर्च गेट रेलवे स्टेशन जो है उसका नाम जो है वो रख दिया गया है, ठीक है। तो ये भी हल्का सा आइडिया रखो। अब आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। चलो ये तो आपके एग्जाम में पूछेंगे नहीं, लेकिन चलो फिर भी हमें पता होना चाहिए ऐसे नॉलेज के तौर पे। तो मेरे को बताओ सीडी जो है इनकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। सीडी देशमुख जो है पूरा इनका नाम क्या है, ठीक है। ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। ये क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे बट हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जी अम्मा अम्मा क्रुशाल के बारे में, ठीक है। अम्मा क्रुशाल की अगर हम बात करें तो इंडिया का पहला जो है एग्री चैट बॉक्स जो है, ठीक है, तो वो बेसिकली जो है वो बनाया गया, लॉन्च किया गया है उड़ीसा के द्वारा, ठीक है। तो उसका नाम ये है अम्मा क्रुशाल, ठीक है। तो नाम थोड़ा सा इसका याद रख सकते हो आप, ठीक है। तो इंडिया का पहला हमारा एग्री चैट बॉक्स जो है वो बनाया गया, किसने बनाया जी? उड़ीसा ने बनाया, उसने लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है जी? अम्मा क्रुशाल, ठीक है। तो ये भी हल्का सा आइडिया इसके बारे में रखो। फिर से एक बात बोली गई, नाम फिर से चेंज कर दिया गया जी, किसका? मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने भोपाल विलेज के अंदर ये अब इस्लाम नगर आता है, यानी कि ये देखो जी ये आ गया आपका मध्य प्रदेश, इसके अंदर आता है जी आपका भोपाल, और भोपाल के अंदर ही आपका क्या आता है जी? यही विलेज का नाम आता है, यानी कि किसका नाम क्या है? इस्लाम नगर। तो यही इस्लाम नगर जो है इसी का ही जो है नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है। चेंज करके क्या नाम रखा गया? जगदीशपुर। ये भी हल्का सा आइडिया रखो इसके बारे में भी। नेक्स्ट है जी, ये आ गया जी आपका JNK का करंट, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लो। हर गांव हरियाली। तो हर गांव हरियाली की अगर हम बात करें तो ये हमारा JNK का है, जिसमें क्या किया जाएगा जी? हमारे मोर एंड मोर प्लांटेशन जो है वो लगाए जाएंगे, उसके लिए इनकरेज किया जाएगा। तो हल्का सा इसके बारे में भी आप आइडिया रख सकते हो। फिर हम बात करते हैं विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम के बारे में। तो यहाँ पे यही है कि जो मतलब कि जो आई हेल्थ है उनका चेकअप किया जाएगा स्कूल के बच्चों का, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ये इनिशिएटिव जो है या फिर ये कैंपेन जो है या फिर ये प्रोग्राम जो है ये किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? गवर्नमेंट ऑफ गोवा के द्वारा, ठीक है। तो ये भी आप हल्का सा आइडिया इसके बारे में भी जो आप रख सकते हो। नेक्स्ट रहते हैं ग्रीन बॉन्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है JKSSB के लिए, तो मैं नहीं कह सकता कुछ, लेकिन चलो ये टॉपिक जो है ग्रीन बॉन्ड, अगर आप JKS एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये बॉन्ड जो है टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इकोनॉमी में भी अच्छा खासा इसका जो है कंसेप्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलो मैं हल्का सा आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में, देखो समझो बॉन्ड्स क्या होते हैं बेसिकली। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बात की जा रही है, तो मैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को ही लेकर चलूंगा, ठीक है। अगर बात करो यहाँ पे बॉन्ड जैसे की है, ठीक है। अब जैसे कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन चाहती है कि अपने किसी पर्टिकुलर जो है म्यूनसिपलिटी या लोकेशन में जो है वो डेवलपमेंट करना चाहती है, तो उसके लिए क्या चाहिए? डेवलपमेंट करनी है तो क्या चाहिए? पैसा चाहिए, ठीक है। उनके पास जितना पैसा है वो तो लगा देंगे, लेकिन उनको और पैसा चाहिए, पैसे की शॉर्टेज दिख रही है, तो वो क्या कर सकते हैं? वो बॉन्ड को इशू कर सकते हैं। यहाँ पे जो बॉन्ड जो है एक किस्म का पेपर होता है, ठीक है। तो बॉन्ड को जो है वो इशू किया जाता है, ठीक है। तो बॉन्ड को जब इशू किया जाएगा, अब वहाँ बॉन्ड को जो है उस पर कुछ मतलब कि रखा जाता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ठीक है। आप जो भी बंदा इसको बॉन्ड को खरीदेगा, ठीक है, तो ये है कि उसको जब मैच्योरिटी पीरियड के बाद उसको इतना पैसा जो है वो मिलेगा, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ पे एक बंदा A, एक बंदा B, एक बंदा C, ठीक है, 3 बंदे हैं। अब ये बॉन्ड इशू किया यही म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने, कोई भी ले लो आप। यहाँ पे आप अगर बात जैसे कि चल रही है, यहाँ पे किसकी चल रही है? यहाँ पे बात चल रही है जी आपकी एक सेकंड, इंदौर की, ठीक है। इंदौर की बात चल रही है। अब यहाँ पे इंदौर ही ले लो आप, ठीक है। यहाँ पे आप इंदौर की बात ले लो, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्या इन्होंने बॉन्ड इशू किया, ठीक है। अब बॉन्ड इशू किया, अब बॉन्ड जो भी खरीदेगा, सपोज करो A बंदे ने या B बंदे ने, C ने, किसी ने भी इसको बॉन्ड खरीदा, तो उसके बदले क्या जाएगा? पैसा जाएगा। तो वही चीज़ है, बॉन्ड का फ्लो कहाँ से हो रहा है? यहाँ से यहाँ को हो रहा है बॉन्ड का फ्लो, और पैसे का फ्लो कहाँ पे हो रहा है? यहाँ से यहाँ की तरफ हो रहा है, ठीक है। तो ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को मिल गया पैसा, फिर वही पैसे का जो है वो यूज़ करेंगे डेवलपमेंट पर्पज़ में, ठीक है। तो अब यही बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, बेटर फैसिलिटीज़ बनाई जाएंगी, बेसिक कम्युनिटीज़ पर्टिकुलर लोकेलिटी की जो है वो लोगों को जो है वो दी जाएंगी, ठीक है। तो इन सब कुछ करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। तो इनको पैसा भी मिल गया जितना इनको पैसा चाहिए,
चाहिए था, ठीक है, इन लोगों से मिल गया। अब इन लोगों के पास ये पेपर आ गया, अब यही मैच्योरिटी पीरियड होगी तो ये पेपर वापस जाके ही करेंगे, तो साथ ही इनको जो है जो भी अमाउंट होगी जो फिक्स की होगी वो इनको जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से इनका भी बेनिफिट हो गया, ठीक है, यहाँ से इनका भी बेनिफिट हो गया, ठीक है, दोनों का बेनिफिट हो गया, ठीक है। इनको जितना पैसा दिया उससे ज़्यादा मिला और यहाँ पे जो है इनको भी पैसा उतना मिल गया जो इनको चाहिए था डेवलपमेंट करने के लिए, म्यूनसिपैलिटी के लिए, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने बॉन्ड इशू किया, तो ये होता है जी बॉन्ड, ठीक है। अब न्यूज़ देख लेते हैं। तो न्यूज़ देखने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, ये मुझे क्वेश्चन आप बताओ, ये क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा, ठीक है। ये JKSSB के लिए तो नहीं है बट आपका JKS एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुझे पहले आप ये बताओ, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है, इन बॉन्ड की अगर शेयर की अगर हम बात करें, इन दो में से जो है वो सेफ किस में खेलना होता है, ठीक है। सेफ कौन सा होता है, बॉन्ड सेफ होता है, शेयर सेफ होता है, ठीक है। इन दो में मेरे को आप बताओ सेफ कौन सा होता है, इसका मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या कौन सा सेफ है, ठीक है। तो फिर उसके बात करते हैं न्यूज़ क्या, न्यूज़ देख लेते हैं। अब आओ वापस न्यूज़ के ऊपर। न्यूज़ की बात करें तो इंदौर इन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है, ठीक है, ये हमारी पहली सिविक बॉडी बन जाती है जिसने ग्रीन बॉन्ड जो है वो लॉन्च किए हैं, ठीक है। तो ये हल्का सा इसके बारे में भी आइडिया रख सकते हो। तो कौन सी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जिसने मतलब कि ये ग्रीन बॉन्ड्स को इशू किया है, वो आती है जी इंदौर, ठीक है। तो ये भी जो है आप याद रख सकते हो। अच्छा, तो वही चीज़ अगर आपको पसंद आ रहा है तो क्या करना है आपने, पता है आपको, ये करना है आपने, ठीक है, लाइक। चलो नेक्स्ट देखो, देवरीगढ़ टाइगर रिजर्व। देवरीगढ़ टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या बोला गया है जी, देखो यहाँ पे ये बोला गया है कि NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी, ठीक है, इसने अप्रूवल दे दिया जी। ये जो है मतलब कि इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से टाइगर रिजर्व में। यानी कि जो हमारा देवरीगढ़ जो टाइगर रिजर्व है, जिसको अभी टाइगर रिजर्व बोला जा रहा है, ये क्या है जी, पहले ये हम बोलेंगे कि पहले हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये, ठीक है। तो इसको बोला गया था कि इसको जो है कन्वर्ट कर दिया जाए किसमें, टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो ये अप्रूवल मांगा था NTCA से, नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी से। तो हम ये बोलेंगे कि इन्होंने अप्रूवल जो है वो दे दिया कि इसको जो है कन्वर्ट कर दिया जाए देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से देवरीगढ़ टाइगर रिजर्व में, ठीक है। तो ये है कहाँ पे, उड़ीसा में। लेकिन एक चीज़ बता दूं, अभी तक ये ऑफिशियली नहीं है, ठीक है, ये अभी बेसिकली न्यूज़ चल रही है जब तो इसलिए न्यूज़ थी तभी मैंने आपको हल्का सा भी ये बता दिया है, ठीक है। ऑफिशियली अभी तक इसको कन्वर्ट जो है वो नहीं किया हुआ, तो इसलिए अभी आप ये मानकर चल सकते हो कि ये जो है कन्वर्ट करने के लिए जो बोला है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से इसको टाइगर रिजर्व में। और अगर इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है तो आप ये बोल सकते हो कि हमारे फिर 3 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे उड़ीसा में। पहले जो 2 हैं वो कौन कौन से, वो याद रखो, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और सतकोशिया टाइगर रिजर्व, ठीक है। सतकोशिया टाइगर रिजर्व होगा, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व होगा। ये तो हमारे ऑलरेडी 2 हमारे उड़ीसा में है ही हैं। अगर इसको भी कन्वर्ट कर दिया जाए थर्ड देवरीगढ़ को, तो हम बोलेंगे फिर हमारे ये तीसरा टाइगर रिजर्व हमारा हो जाएगा उड़ीसा में। तो फिर 3 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे हमारे उड़ीसा में, ठीक है। तो ये भी आप हल्का सा आइडिया इसके बारे में रख सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं आयुष्मान खुराना, ये तो आप जानते ही होंगे इनको, ठीक है, बॉलीवुड के एक्टर हैं, ठीक है। तो आयुष्मान खुराना की अगर हम बात करते हैं, इनको यूनिसेफ इंडिया ने जो है नेशनल एम्बेसडर जो है चाइल्ड राइट्स का बनाया हुआ, ठीक है। तो इनके बारे में हल्का सा आइडिया रख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं हम नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करें नीति आयोग के न्यू CEO जो है वो अपॉइंट किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिनका नाम क्या, नाम याद रखो, BVR सुब्रमण्यम, ठीक है। तो इनको जो है हम बोलेंगे कि नए CEO बनाया गया है नीति आयोग का। नेक्स्ट देख लेते हैं मेंस्ट्रुअल लीव, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल लीव की अगर हम बात करते हैं, ये अच्छा स्टेप लिया गया है स्पेन की गवर्नमेंट के द्वारा। तो यूरोप कंट्री की हमारी ये पहली कंट्री बन जाती है, ठीक है। तो स्पेन बन जाती है जिसने क्या किया, अच्छा स्टेप लिया, मेंस्ट्रुअल लीव वगैरह जो है वो दिया जाएगा। तो बेसिकली इसके ऊपर लॉ वगैरह लाया गया है मेंस्ट्रुअल लीव के ऊपर, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर। तो आप ये देख सकते हो कि एक अच्छा इनिशिएटिव है। तो अगर हम बात करते हैं कि आपका एक और क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए बन जाता है, वो क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए क्या बनता है, देखो जी। अब मुझे आप ये बताओ, मैंने आपको, अगर आपने मेरा जैन का करंट अफेयर अगर आपने ध्यान से सुना हुआ है तो आप वहाँ पे देखोगे मैंने आपको बताया हुआ कि मेंस्ट्रुअल और मैटरनिटी लीव जो है, ठीक है, ये कौन सी हमारी इंडिया की ऐसी पहली स्टेट बन जाती है जिसने ये बोला है कि हम उनकी स्टेट की जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, वहाँ पे जो है मेंस्ट्रुअल और मैटरनिटी लीव जो है वो दी जाएगी, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन ये बनता है, मुझे ये बताओ वो कौन सी स्टेट है जिसने ये बोला था कि उनकी स्टेट की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे मेंस्ट्रुअल और मैटरनिटी लीव जो है वो दी जाएगी, ठीक है। ये मैंने आपके JN के मंथ में करंट जो है कवर किया होगा। अगर आपने ध्यान से सुना हुआ है तो इसका आपको आंसर पता होगा, ठीक है। अगर नहीं पता तो वो वीडियो जाके देखो JN की, वहाँ से मुझे आंसर इसका बता दो। अगर नहीं वीडियो देखनी तो एक काम करो, ऊपर सर्च मारो तो मुझे इसका आंसर दो कमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब YouTube की बात करते हैं, ठीक है। अब YouTube की बात करें अगर हम, तो न्यू CEO जो है YouTube के जो है वो बनाए गए हैं, तो उनका नाम याद रख लो जी, ये आ गया, ठीक है, नील मोहन जी। तो ये देख लो, ये हमारे न्यू CEO बने YouTube के, इंडियन ओरिजिन है, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं जी, नेक्स्ट देख लो वर्ल्ड बैंक के बारे में। एक सेकेंड, वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें, यहाँ पे ये न्यू CEO वर्ल्ड बैंक के बनाए गए अजय बंगा जी को। पहले जो थे वो कौन थे, उन्होंने अब रिजाइन दे दिया, ठीक है। उनका नाम भी एक बार देख लो आप, उनका नाम है जी, एक सेकेंड,
ये है जी, ठीक है, डेविड मालपास, तो ये भी नाम याद रखो, ये पहले थे, इन्होंने अब रिजाइन दे दिया, अब इनकी जगह नए सीईओ कौन है, अजय बांगा जी, ठीक है। तो ये भी हल्का सा आइडिया इसके बारे में रख सकते हो। फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है बांग्लादेश के बारे में। अच्छा, बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोला गया है जी, बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ, एक सेकंड एक सेकंड, अच्छा, बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो हम ये बोलेंगे कि बांग्लादेश के जो है इलेक्ट किए गए एज ए प्रेसिडेंट के तौर पे, ठीक है। नए प्रेसिडेंट कौन से दिखे हैं बांग्लादेश के, वो आप नाम याद रखो, मोहम्मद शाहबुद्दीन, ठीक है। तो बाकी अब जब ऑप्शन वगैरह देखते हो ना, नाम को क्रैम करने की जरूरत नहीं है। अब जब ऑप्शन देखते हो ना तो आपके दिमाग में जो है स्ट्राइक कर जाता है, ठीक है। एक बार नाम आपने सुना होता है तो वहाँ पे फिर पता चल जाता है, टिक बच जाता है, ठीक है। तो ये भी आप हल्का सा इसके बारे में भी आइडिया रख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं इक्वेटोरियल गिनी की बात करते हैं। तो इक्वेटोरियल गिनी अगर हम बात करें तो इस कंट्री के जो है पहली बार ऐसा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर जो भी बनाई गई है वो एक फीमेल बनाई गई हैं। अभी तक इस कंट्री में फीमेल प्राइम मिनिस्टर जो है वो नहीं बनाई गई थी, फर्स्ट टाइम देखने को मिला यहाँ पे फीमेल प्राइम मिनिस्टर जो है बनाई गई है, जिनका नाम क्या है, वही पहली बार फीमेल आई है यहाँ पे, जिनका नाम जो है ये है, ठीक है। थोड़ा टिपिकल सा नाम है, मैन्युला रोका बोटे, ठीक है। तो इसको भी आप हल्का सा आइडिया इसके बारे में भी रखो, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं पाकिस्तान के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो परवेज़ मुशर्रफ जो है, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि ये एक्स प्रेसिडेंट रह चुके पाकिस्तान की, इनकी डेथ हो गई है, ठीक है, पास इज अवे, ठीक है। ये थोड़ा न्यूज़ में नहीं था तो चलो हमने बता दिया इसके बारे में भी। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लो, ठीक है। ये चांसेस है बड़े पूछने के, ठीक है। ये अगर आप जेकेएस दोगे उसमें भी चांसेस बड़े ज़्यादा हैं, अगर आप जेकेएसएस भी दे रहे हो तो उसमें भी बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। इसको आप स्टार मार्क लगाओ, जितने इंपॉर्टेंट लगाओगे उतने कम है इसको, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, ये इवन कि आपका यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। अगर हम बात करें यहाँ पे क्या बताया गया जी, देखो ब्रिटिश मोनार्की जो है, ठीक है, हमें बैंक नोट्स में देखने को मिली है, ठीक है। कौन से बैंक नोट्स में देखने को मिली आप वो देख लेते हैं। पिक्चर मैं आपको उसकी दिखाऊंगा, पहले समझ लो, फिर पिक्चर दिखाता हूँ। हमें ब्रिटिश मोनार्की जो है वो देखने को, यानी कि हम बोलेंगे किंग चार्ल्स 3, ठीक है, इनकी पिक्चर जो है हमें देखने को मिलती है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी पे, ऑस्ट्रेलिया के बैंक नोट्स पे, ठीक है। तो वही चीज़ है, अब ऑस्ट्रेलिया ने डिसीजन ले लिया कि वो क्या करेंगे जी, उनके जो बैंक नोट्स पे ये किंग्स चार्ल्स 3 जो है, ठीक है, उसकी जो पिक्चर वहाँ पे दिखती है वो उसको रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, उसको रिमूव कर दिया गया है। तो अब ये भी जो है इसके बारे में आइडिया रखो, ये बेसिकली ब्रिटिश मोनार्की का जो एक रिफ्लेक्शन शो करती थी, तभी इन्होंने क्या किया, किंग्स चार्ल्स 3 जो है उनके जो बैंक नोट्स है वहाँ से जो है उसको फोटो को जो है वो हटा दिया जाएगा। अब आपको मैं एक पिक्चर दिखा देता हूँ एक, ठीक है, थोड़ा आपको याद रहता है, पिक्चर देख के चीज़ ज़्यादा देर तक रिटेन रहती है, ये फ़ायदा होता है। एक सेकेंड, तो ये देख लो पिक्चर, ठीक है, देख ली। चलो वापिस आते हैं, एक सेकेंड। तो ये देख लो, नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड, तो 2023, तो यहाँ पे ये बोला यूनेस्को ने जो है ये अवार्ड दिया है, ठीक है। किसको दिया जी, नाम याद रखो, डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा जी को, ठीक है। तो उनको ये अवार्ड दिया गया, कहाँ पे दिया गया, ढाका में दिया गया। ढाका पता है आपको कहाँ पे है जी, बांग्लादेश, ठीक है। तो ढाका में दिया गया है, तो किसके द्वारा दिया गया है, शेख हसीना जी के द्वारा, ठीक है। तो ये भी हल्का सा आप आइडिया रख सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं जी, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो हम ये बोलेंगे नए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो उनको अपॉइंट किया गया है, ठीक है। उनका नाम याद रखो, राजीव रघुवंशी जी, ठीक है। तो ये हल्का सा आप इनके बारे में भी आइडिया रख सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो हम यहाँ पे यही बोलेंगे कि जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है CAG कैग, यानी कि GC मुर्मू जी, उनको अब एक और पोजीशन दे दी गई है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पे भी इनको जो है चूज़ कर लिया गया है, ठीक है। तो ये भी आप हल्का सा आइडिया इसके बारे में रख सकते हो। नेक्स्ट आता है जी निसार मिशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जितने स्टार मार्क लगाओगे उतने कम है, क्योंकि इसमें आने के चांसेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको स्टार मार्क लगा लो।
निसार मिशन की अगर हम बात करें, ये मिशन बेसिकली है किसका, तो हम ये बोलेंगे कि ये जो निसार मिशन है ये इसरो और नासा का है। इसरो आपको पता हमारी इंडिया की है और नासा जो है अमेरिका का। तो इन दोनों का ये मिशन है जिसमें क्या किया जाएगा, एक निसार सैटेलाइट को जो है वो भेजा जाएगा। निसार सैटेलाइट की अगर हम बात करें, ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी EOS, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के नाम से पता चल रहा है अर्थ को ऑब्जर्व करेगी, डेटा को कलेक्ट करेगी और डेटा हमारे पास भेजेगी, हम उसके बारे में फिर स्टडी करेंगे, अर्थ के बारे में कई सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो जानेंगे। तो अब निसार सैटेलाइट की अगर हम बात करें, इसको लॉन्च कब किया जाएगा, 2024 में। तो किसके साथ मिलकर, इसरो नासा के साथ मिलकर इसको लॉन्च करेगा। फुल फॉर्म की हम बात करते हैं, एन से तो आपको पता है, नासा, आई से आपको पता है इसरो, SAR जो है सिंथेटिक अपर्चर रेडार। तो अब ये देख सकते हो सिंथेटिक अपर्चर रेडार जो है सार, मतलब ये फुल फॉर्म है इसकी, ठीक है। तो ये भी हल्का सा आइडिया इसके बारे में रख लो, ठीक है, हो सकता है पूछ लिया आपको। चलो जी, अब यहाँ से आपका जो मैं एक नई सेक्शन बना रहा हूँ आपकी स्पोर्ट्स की, ठीक है। स्पोर्ट्स में हम सारा स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो भी होगी इन्फॉर्मेशन वो सारी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, स्पोर्ट्स की सेक्शन देख लेते हैं। तो स्पोर्ट्स की अगर सेक्शन की हम बात करें तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपके लिए बन जाता है जी क्या, एक होमवर्क, ठीक है। तो क्या होमवर्क है, देखो, एक है जी आपकी खेलो इंडिया यूथ गेम, ये डिफरेंट है, और एक खेलो इंडिया विंटर गेम, ये डिफरेंट है। ये तो मैं आपको करवा दूंगा अभी। बाकी खेलो इंडिया यूथ गेम जो है ये आपके लिए है क्या, होमवर्क। आपने कुछ क्वेश्चंस है वो मुझे इसके आंसर देने हैं, ठीक है। तो पहले अगर हम खेलो इंडिया यूथ गेम की बात करें तो पहले आपने बताना है कि इसकी ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी को, नहीं आपको पता ही होगा, ये ईजी है, ठीक है। फिर वेन्यू बताना आपने कहाँ पे करवाई गई, फिर डेट्स बतानी। चलो डेट्स में मैं आपको हिंट दे देता हूँ, 30 जैन से शुरू हुई है, ख़त्म कब हुई है वो लास्ट डेट आपने बतानी है, ठीक है। होस्ट स्टेट के बारे में बताना है, इसको होस्ट कौन कर रहा है, ठीक है। तो ये भी आपने कुछ क्वेश्चंस के बारे में बताने हैं, ठीक है। तो मैं मैस्कट इसका जो है वो इसका है, इसका जो मैस्कट है वो मैंने आपका लास्ट में ही लिखा हुआ है, वो दिखा देता हूँ आपको मैं, ठीक है, वो मिस हो गया था यहाँ पे। ये देखो आशा, मैस्कट जो है इसका क्या है, आशा। तो आशा जो है ये आप याद रख सकते हो, ठीक है, इसका मैस्कट है। बाकी खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए होगी तो बता देना, नीचे कमेंट बॉक्स में आपके एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है। लेकिन ये बड़ा डिटेल में तभी यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, अगर इसको डिस्कस करूँगा तो टाइम जो है वो एक्सीड हो जाएगा, 1 घंटे से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका जितनी इंपॉर्टेंट था वो आपको मैंने बोल दिया, आपका होमवर्क है वो आपने मुझे बताना है होमवर्क में, ठीक है। तो कहाँ थे हम, हाँ जी ये आ गया, ठीक है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ये है खेलो इंडिया विंटर गेम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेसिकली यही चीज़ बोली गई है कि JNK में करवाया जा रहा है, ठीक है। गुलमर्ग जो कि अपनी ब्यूटी के लिए जाना जाता है, तो उसका 3rd एडिशन जो है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का गुलमर्ग में करवाया जा रहा है। और उसके बाद अगर हम बात करें ये करवाया कब जा रहा है, मंथ भी इसका याद रखो, ठीक है, फेब में करवाया जा रहा है, ठीक है, ये आपको पता ही है। 3rd एडिशन करवाया जा रहा है इसका। और इसमें टॉप किसने किया, हमारे जम्मू एंड कश्मीर ने, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर ने कितने मैक्सिमम मेडल्स लिए तभी इसने टॉप किया है। वो मैक्सिमम जो मेडल्स जीते हैं हम बोलेंगे 26 गोल्ड जीते हैं, 25 इसने सिल्वर जीते, 25 इसने किया ब्रोंज को जीता है, ठीक है। तो अब ये थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया रख सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं दीपा कर्माकर के बारे में। तो दीपा कर्माकर की अगर हम बात करें तो हम यही बोलेंगे जिम्नास्टिक स्पोर्ट्स से जो है बिलोंग करते हैं, ठीक है। तभी जाके हम बात करें इनको न्यूज़ में क्यों लाया गया, इसलिए लाया गया क्योंकि इनके ऊपर डोपिंग बैन लगा दिया गया 21 मंथ का, तो इसलिए ये न्यूज़ में थे, तभी हल्का सा मैंने इसके बारे में जो आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो दे दी है। फिर हम बात करते हैं क्रिकेट की, बात करते हैं क्रिकेट में कई सारे जो प्लेयर्स हैं वो रिटायरमेंट वगैरह ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे रिटायरमेंट रिलेटेड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो हम बात करें पहले प्लेयर आते हैं जी आरोन फिंच, ठीक है। इन्होंने रिटायरमेंट ले ली फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट से। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है जोगिंदर शर्मा की बात करें तो इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है सारे फॉर्म ऑफ क्रिकेट से, ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट से। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है जी यही आयोन मॉर्गन के बारे में, इंग्लैंड के प्लेयर रिटायरमेंट इन्होंने भी ले लिया है। फिर आता है जी अब इंपॉर्टेंट आया था आपका क्या, वुमेन प्रीमियर लीग के WPL के बारे में। तो वुमेन प्रीमियर लीग की अगर हम बात करें तो आपके लिए फिर से एक होमवर्क बनता है, वो मुझे आपको बताना, वो मुझे बताना आपने, ठीक है। यही कि मतलब वुमेन प्रीमियर लीग जो है वो हो कहाँ रही है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जब बताओगे और अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा कंटेंट तो क्या करोगे, इसको फिर आप लाइक करोगे, ठीक है। अच्छा जी, अब वुमेन प्रीमियर लीग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये चीज़ बोली गई है कि मोस्ट एक्सपेंसिव वुमेन प्लेयर जो है सेलेक्ट की गई है, मतलब कि इनको फ़ी चार्ज की गई है। तो मोस्ट एक्सपेंसिव वुमेन प्लेयर यही वुमेन प्रीमियर लीग में किनको मतलब कि किनको लिया है वो आप नाम याद रख सकते हो, समृति मंडाना, ठीक है। तो इनको 3.4 करोड़ में जो है हम ये बोल सकते हैं इन्होंने फ़ी चार्ज की इतनी, और इनको RCB ने जो है वो ख़रीदा है, ठीक है। तो आप ये हल्का सा इसके बारे में आइडिया देख सकते हो। टाटा कंपनी जो है, टाटा कंपनी की अगर हम बात करें वो बेसिकली स्पॉन्सर करेगी यही WPL 2023 का, तो उसके बारे में हल्का सा आप आइडिया रख लो, ठीक है। फिर अच्छा जी अब नेक्स्ट आता है जी आपका
आपका ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप के बारे में। तो अगर हम बात करें ये वुमेन T20 वर्ल्ड कप जो है हमारा 2023 इसका 8th एडिशन करवाया जा रहा है। कहाँ पे होस्ट कौन कर रहा है? साउथ अफ्रीका। 10 से 26 फेब तक जो है ये पूरा हमारा T20 वर्ल्ड कप जो है वो चलेगा वुमेन का। तो जो भी चीज़ वुमेन की होती है ना वो हमारी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ों को कभी स्किप नहीं करना होता। तो हम बात करें कि इंडिया की अगर हम बात करते हैं, इंडिया फाइनल में तो नहीं पहुंच पाया मैच में, बट कैप्टन का नाम हमें पता होना चाहिए, हरमनप्रीत कौर जी, ठीक है, इनका नाम आप याद रखो, ये कैप्टन हमारे इंडिया के। फिर हम बात करते हैं फाइनल मैच में कौन सी टीम पहुंची। फाइनल मैच में अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया पहुंची और साउथ अफ्रीका पहुंची। जीती कौन? ऑस्ट्रेलिया, हारी कौन? साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका रनर अप आई, ठीक है, तो ये भी हल्का सा आइडिया रखो। फिर अगला आता है नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप की अगर हम बात करें उसको ऑर्गेनाइज कौन करवा रहा है? लेह लद्दाख ऑर्गेनाइज करवा रहा है, ठीक है, तो यही नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप को जीता किसने? ITBP ने जीता है, ठीक है, तीसरी बार लगातार जो है वो जीता गया इनके द्वारा। तो ये भी हल्का सा आइडिया इसके बारे में रख सकते हो। फिर हम बात करते हैं जी रणजी ट्रॉफी के बारे में। रणजी ट्रॉफी का क्रिकेट टूर्नामेंट आप सब जानते हो, उसके बारे में फाइनल मैच जो है करवाया गया किसके बीच में? सौराष्ट्र और बंगाल के बीच में। जीता कौन? सौराष्ट्र, हारा कौन? बंगाल। तो ये कहाँ पे मैच करवाया गया? ईडन गार्डन में करवाया गया, ठीक है, यानी कि कोलकाता में। और आप लोगों के लिए फिर से एक और क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप लोगों ने मुझे बताना फिर से एक क्वेश्चन है कि रणजी ट्रॉफी जो हमारा जीती थी 2022 की, ठीक है, तो किसने रणजी ट्रॉफी जो 2022 की जीती थी, ये आप मुझे बताओगे, ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। और अगर अच्छा लग रहा है तो फिर क्या करो, इसको आप ये कर दो, ठीक है, जो ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाता है ये स्पोर्ट्स की सेक्शन जो थी फेब मंथ की हमने कंप्लीट कर दी, ठीक है। अब आता है जी आपका नेक्स्ट आता है जी आपका नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है, ठीक है, गोरखपुर की अगर हम बात करें ये तो उत्तर प्रदेश के बारे में बता रहा है, बट यहाँ पे आपने उत्तर प्रदेश नहीं लेकर चलना। अब ये गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो सेटअप किया गया कहाँ पे? हरियाणा में, ठीक है, तो ये हल्का सा आइडिया रखो। फिर हम बात करते हैं जी, आपको ये भी पता होना चाहिए पहला और ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारा इंडिया का कौन सा है? वो महाराष्ट्र का है, उसका नाम क्या? तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट, ठीक है, तो ये भी आप हल्का सा जो है वो याद रख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं जी ऑपरेशन दोस्त। इसको स्टार मार्क लगा लो, जितने लगा सकते हो उतने लगा लो, ठीक है, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इस JKSS में नहीं देखने को मिलेगा आपको JKS के प्रीलिम में तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा किसी भी हाल में, ठीक है, तो इसको आप जो है स्टार मार्क लगा लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये ऑपरेशन दोस्त। अगर ऑपरेशन दोस्त की अगर हम बात करें, इसमें ये बोला गया है कि आपको पता है रिसेंटली अभी जो टर्की सीरिया में जो अर्थक्वेक आया, ठीक है, तो अर्थक्वेक जो भी आया गया है वो जिस फॉल्ट लाइन में है वो है अनातोलिया, यही टेक्टोनिक ब्लॉक। तो ये जनरली आप याद रखो, यहाँ ये जो अनातोलिया टेक्टोनिक ब्लॉक जो है तो ये किस्म की फॉल्ट लाइन है, इसके लॉन्ग अर्थक्वेक हमें देखने को मिला, जिसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला किस कंट्री के ऊपर? टर्की और सीरिया के ऊपर, ठीक है, डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट देखने को मिला, प्रॉपर्टी का कई गुना लॉस हुआ, ह्यूमन जो है कि लाइफ लॉस हुई, तो आप ये सब कुछ जो है वो देख सकते हो। तो अगर हम बात करते हैं कि ये एक क्या था, शैलो अर्थक्वेक था या फिर डीप था या फिर इंटरमीडिएट था, ये था जी शैलो अर्थक्वेक था। अब शैलो किस सेंस में बोलते हैं? उसकी डेप्थ की सेंस में बोलते हैं कि अर्थक्वेक जो ओरिजिनेट कहाँ से किया है, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आपको मैं थोड़ा सा डिटेल थोड़ा सा बता दूँ, ठीक है, डिटेल बताऊँगा तो आपको थोड़ा एक समझ आएगा कि शैलो बेसिकली होता क्या है, ठीक है, क्योंकि ये आप जनरली ज्योग्राफी में वैसे पढ़ते ही हो, चलो फिर भी मैं आपको एक थोड़ा सा हल्का सा इसके बारे में बता देता हूँ। देखो जी, 3 तरह के हमारे अर्थक्वेक होते हैं, ठीक है, तो 3 तरह के जो हमारे अर्थक्वेक होते हैं उनको डिसाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेप्थ, ठीक है, तो 3 तरह के हमारे अर्थक्वेक होते हैं उनको डिसाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेप्थ। तो अगर हम बात करें वही डेप्थ के बेसिस में अगर बात करें तो पहला आता है जी आपका शैलो, दूसरा आता है आपका इंटरमीडिएट, तीसरा आता है आपका डीप, ठीक है। शैलो मतलब क्या? वो शैलो से नाम पता चल रहा है कि कम गहरा मतलब कि ये देखो ये आ गया अर्थ का सरफेस यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो ये जो हमारा डिस्टेंस होगा ये क्या होगा हमारा, कितने के बीच में आएगा? 0 to 70 किलोमीटर तक। अगर 0 to 70 किलोमीटर तक होगा तो वो होगा शैलो, ठीक है। 70 to 300 किलोमीटर तक अगर होगा तो वो होगा जी हमारा क्या, इंटरमीडिएट। तो 300, एक सेकंड को साफ करने दो, 300 to 700 किलोमीटर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा जी डीप। तो ये देख सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि अगर मैं बात करूँ ये अर्थ की, तो अर्थ में ये वाला जो आपका पॉइंट है ना, ये है जी आपका एपिसेंटर, ये है जी आपका फोकस या फिर आपको हाइपोसेंटर भी बोल सकते हो। फोकस एक वो पॉइंट होता है जहाँ से हमारा अर्थक्वेक की वेव जो है वो ओरिजिनेट करती है, ठीक है, यहाँ से अर्थक्वेक की वेव ने ओरिजिनेट की है। और एपिसेंटर एक वो पॉइंट होता है जहाँ पे यही जो वेव है ये क्या करती है, हिट करती है। और वेव का मोशन कैसा होता है आपको पता है? ऐसे ऐसे,
ठीक है, वेव ऐसे ऐसे जाती है ना, तो अब ये देख सकते हो कि वेव जो है ऐसे ऐसे करके जाएगी और वो हिट करेगी, जिस पॉइंट पे हिट करेगी उसको बोलते हैं एपिसेंटर, और जहाँ से ओरिजिनेट करती है हमारी वेव, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फोकस। ठीक है, अर्थक्वेक आपको पता क्या होता है, बेसिकली वेव्स ही होती है जिसका हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है सरफेस के ऊपर, होती है वेव्स होती है ना, तो वही चीज़। तो अब हम बात करते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ शैलो अर्थक्वेक क्या होगा, जिसकी डेप्थ कितनी होती है 0 to 70 किलोमीटर, 70 to 300 किलोमीटर। इंटरमीडिएट डीप फोकस वाला जो अर्थक्वेक है वो कौन सा होता है 300 to 700 किलोमीटर। यानी कि डिस्टेंस किसके बीच में बात की जा रही है, ये ई और एफ पॉइंट के बीच के डिस्टेंस की बात की जा रही है, एपिसेंटर और फोकस के बीच की डिस्टेंस की बात की जा रही है। अगर इसके बीच का डिस्टेंस क्या बताया मैंने 0 to 70 तक होगा तो क्या होगा वो शैलो, 70 to 300 होगा तो वो होगा इंटरमीडिएट, 300 to 700 होगा किलोमीटर तो वो होगा डीप। ठीक है, तो ये आप हल्का सा आइडिया रखो। अब ऑब्वियस ही बात है ये कि ये जो डिस्टेंस है हमारा ई एफ के बीच में, ये जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो एनर्जी उतनी ही लूज़ होगी। वो क्यों, क्योंकि देखो आपको मैं अगर बोलूँ, आप लोगों ने क्या करना है, आपको मैं बोलता हूँ अगर आपने एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में जाना है, ठीक है, और वो दूसरे लोकेशन जहाँ तक आपने जाना है वो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो आप यहाँ से तो शुरू करोगे, 100 किलोमीटर आपने ट्रैवल करना है तो आप थक जाओगे। ठीक है, पहले तो बड़ी तेज़ी से आप जाओगे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे अपने टारगेट में पहुँचोगे आपकी स्पीड आहिस्ता हो जाएगी, थक जाओगे आप। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूँ आपने ये पर्टिकुलर एक लोकेशन से आपने दूसरे लोकेशन में जाना है, उसका डिस्टेंस कितना है 100 मीटर का। ठीक है, 100 मीटर के डिस्टेंस में आराम से आप पहुंच जाओगे। ठीक है, तेज़ी से जाओगे, ठीक है, मतलब थकोगे भी नहीं आप। ठीक है, तो आप टारगेट पे आसानी से जब पहुंच जाओगे विद द स्पीड के साथ। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे वेव की बात की गई है। जब वेव हमारा, ये देखो वेव हमारा जब ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके जाएगी तो यहाँ से जब वो यहाँ तक जाएगी वो थक जाएगी। ठीक है, वो मतलब कि उसका जो डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है, तो उसकी जो एनर्जी जो थी, एनर्जी जो है उसकी क्या हो जाएगी, लूज़ हो जाएगी। ठीक है, एनर्जी उसकी जो है वो लूज़ हो जाएगी, उसकी इंटेंसिटी जो एनर्जी की वो क्या हो जाएगी, लूज़ हो जाएगी, जिसके कारण मतलब यहाँ पे तो उसकी अच्छी खासी जो स्पीड से जा रही होगी, जैसे आगे जाएगी उसकी स्पीड जो है धीमी 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 होते होते यहाँ पे जब वो हिट करेगी तो उसका इम्पैक्ट जो है हमें वो कम देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे उसका इम्पैक्ट जो है वो कम देखने को मिलेगा। तो ये होता है जी कौन सा, हमारा डीप फोकस की बात करते हैं। अब शैलो फोकस की अगर हम बात करें तो शैलो फोकस में क्या होगा, ये देखो जी, ये आ गया आपका एक फोकस, ये आ गया जी आपका एपिसेंटर। अगर इसके बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम है तो मतलब कि हम ये होगा कि जब ये वेव यहाँ से जाके हिट करेगी इसको, तो हम ये बोलेंगे इसमें एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि इसे कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। ठीक है, तो इसलिए एनर्जी इसमें ज़्यादा है, इस पर इम्पैक्ट भी जो इस पॉइंट पर हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, इस पर इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, ह्यूमन लॉस ज़्यादा देखने को मिलेगा, प्रॉपर्टी का लॉस जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तभी हम बोलेंगे कि अर्थक्वेक जो हमें यहाँ पे टर्की में जो देखने को मिला, टर्की सीरिया में, वो शैलो फोकस का था। ठीक है, वो मतलब कि कम डेप्थ से जो है वो ओरिजिनेट किया, तो उसका इसलिए इम्पैक्ट हमें जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है अर्थ सरफेस के ऊपर, यानी कि उस पॉइंट के ऊपर जो कि एक एपी सेंटर है। ठीक है, तो ये था जी पूरा डायग्राम के थ्रू पूरा बताया, वो ये मैंने आपको पूरा समझा दिया। ठीक है, तो डायग्राम को स्किप भी कर सकते हो आप। ठीक है, बाकी मैंने समझा दिया सारा आपको। तो अब हम बात करते हैं, देखो टर्की और सीरिया की अगर मैं बात करूं तो टर्की सीरिया में जो इंटेंसिटी आई वो कितनी है 7.8 की। ठीक है, तो अब ये देखो इंटेंसिटी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि वो शैलो था। शैलो था मतलब कि वो कम डेप्थ से जो है वो ओरिजिनेट किया, यहाँ से ओरिजिनेट किया और वो हिट किया यहाँ पे, तो हम बोलेंगे ऑब्वियसली बात है इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वेव की, तो वो कितनी है 7.8। ठीक है, तो ये डेंजरस रहा, क्यों, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी होगी तो हम बोलेंगे ज़्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं, अब आ जाओ जी न्यूज़ के ऊपर। अब न्यूज़ क्या बोल रही है, न्यूज़ ये बोल रही है कि ऑपरेशन दोस्त जो है उसको लॉन्च किसने किया है, तो हम बोलेंगे ऑपरेशन दोस्त को लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और इस ऑपरेशन के अंडर क्या किया गया, इंडिया ने एनडीआरएफ जो है, ठीक है, तो नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स जो है इसको भेजा। ठीक है, उनकी हेल्प के लिए, उनके असिस्टेंस के लिए टर्की और सीरिया के जो लोग फंसे हुए थे। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं कि फिर हम बात करें कि मटीरियल्स वगैरह उनको भेजे, मेडिसिन वगैरह भेजे, मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह भेजे, तो एक आप बोल सकते हो कि एक असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड की गई टर्की और सीरिया को इंडिया की तरफ से। ठीक है, एक दोस्ती का जो है वो काम किया गया। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पे टर्की और सीरिया की क्या की जी, हेल्प की गई। ठीक है, तो ये भी हल्का सा इसके बारे में भी आप आइडिया रखो। नेक्स्ट आर्टिकल देख लो, विश्व भारती यूनिवर्सिटी के बारे में। तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल कहाँ पे लोकेटेड है, शांति निकेतन में। तो उसके चांसलर कौन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, फाउंडेड किसने की थी इसको, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1921 में। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं जी, यही वर्ल्ड की फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इसको हेरिटेज टैग दिए गए यूनेस्को के द्वारा, ये भी हल्का सा आइडिया रखो। अच्छा, नेक्स्ट आता है जी EACPM, यानी कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये न्यूज़ में थी, थोड़ा बहुत हिंदू में न्यूज़ में आया, न्यूज़पेपर में आया था, तो मैंने
नहीं, वहाँ से थोड़ा बहुत ये कवर कर लिया, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया इसके बारे में भी आप रख लो। अगर हम बात करते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों थे, क्योंकि हमें पता है कि इसके मेंबर्स वगैरह जो वो अपॉइंट होते रहते हैं, तभी आके ये न्यूज़ में आता रहता है। तो इसलिए अभी मेंबर्स वगैरह अपॉइंट हुए जिसके कारण ये न्यूज़ में है। तो हम ये बोलेंगे EACPM की अगर हम बात करें, इंडिपेंडेंट एक बॉडी होती है जो कि कॉन्स्टिट्यूट की गई, जिसका काम क्या होता है एडवाइस वगैरह देनी किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर पर्टिकुलर बात करें प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस वगैरह जो है वो दी जाती है किसके रिगार्डिंग, इकोनॉमिक और उसके रिलेटेड इशूज़ जो भी होंगे, ठीक है। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं जी ये नीति आयोग इसकी क्या है जी, नोडल एजेंसी है, ठीक है। तो EACPM की बात करें, इसको चेयर किसने किया है, हमारे फेमस इकोनॉमिस्ट जिनका नाम है विवेक देबरॉय जी, ठीक है। तो इनका आप नाम याद रख सकते हो। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, स्टार मार्क लगा लो, जितने लगाओगे उतने कम है, क्योंकि आने के चांसेस बहुत ही इसके क्या हैं, ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। जुपिटर की अगर हम बात करें, यहाँ पे ये बोला गया कि आपको पता है पहले क्या था जी, पहले सैटर्न में सबसे मैक्सिमम मून्स हमें देखने को मिलते थे, कितने 83, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ जी, जुपिटर में 12 नए मून जो हैं वो फाउंड किए गए, डिस्कवर किए गए हैं। तो इससे हम ये बोलेंगे कि अब जुपिटर के कितने मून टोटल बन गए, पहले 80 थे, 80 + 12 कर दो कितना बनता है जी 92। तो हम बोलेंगे अब इसके 92 मून्स बन गए। तो इसने क्या किया, सैटर्न को जो है वो क्रॉस कर लिया है। अब कोई पूछेगा आपसे कि मैक्सिमम मून कौन से प्लैनेट में देखने को मिलते हैं, तो सैटर्न कभी उसका आंसर मत बोलना, ठीक है। अब इसका सही आंसर क्या है जी, जुपिटर। जुपिटर में कितने मून्स हैं, 92 मून्स हैं, ठीक है। तो ये इसका जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक चीज़ और याद रखो कि लार्जेस्ट मून जो हमारा सोलर सिस्टम का, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो लार्जेस्ट मून हमारा जुपिटर का, सोलर सिस्टम बोलना अच्छा रहेगा, ठीक है। ये बोलो सोलर सिस्टम का लार्ज, क्योंकि सोलर सिस्टम बोलोगे तो उसमें जुपिटर भी आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं लार्जेस्ट मून ऑफ सोलर सिस्टम की अगर हम बात करें, तो लार्जेस्ट मून जो है वो क्या है, गैनेमेडे, ठीक है। तो ये लार्जेस्ट मून है, अगर प्रोनाउंस मैंने गलत किया तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो गैनेमेडे, तो ये बेसिकली जो है जुपिटर का लार्जेस्ट मून है, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप जो है हल्का सा जो आइडिया जो है वो रख सकते हो। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट देख लो, इंडिया एनर्जी वीक 2023 की बात करते हैं। इंडिया एनर्जी वीक 2023 जो है इसको करवाया गया कहाँ, बेंगलुरु में, ठीक है। अगर हम डेट की बात करते हैं तो 6 से 8 Feb 2023 में ये करवाया गया, ये डेट के टाइम पीरियड के दौरान। तो हम बात करते हैं इसको लॉन्च नरेंद्र मोदी जी ने किया, एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर फोकस रहेगा। तो इसका टारगेट क्या रहेगा जी, हमारा ये जो एनर्जी वीक है, टारगेट इसका क्या रहेगा, पहले ये समझो आप। ये देखो, आपको पता है COP26 हुई थी ना, कहाँ पे हुई थी, ग्लासगो में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी, चलो मैं बता ही देता हूँ, होमवर्क रहने दो, ये मैं बता देता हूँ। यही देखा हमने कि COP26 जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 हमारी ग्लासगो में हुई थी, और कब हुई थी, 2021 में हुई थी। तो उसमें ये चीज़ बोला गया था कि हमें नेट ज़ीरो एमिशन टारगेट जो है वो हमें सेट करने, हमें ये अचीव करने कब तक, 2070 तक, ये चीज़ बोली गई थी यहाँ पे। अब इसी ही जो हमारा ये जो हमारा इंडियन एनर्जी वीक है, इसमें यही बात बोली गई, वही चीज़ को रिपीट किया गया, बोला गया कि हमें अपने टारगेट को अचीव करना है, वही टारगेट जो हमने COP26 में जो है वो 2021 में जो है वो हमने क्या किए थे, सेट मतलब कि हमने सेट किए थे, ठीक है। उनको हमें क्या करना है जी, अचीव करना है, वही नेट ज़ीरो एमिशन टारगेट जो हम अचीव करने 2070 तक। तो ये आप जो है हल्का इसके बारे में आइडिया रख सकते हो। नेक्स्ट आता है जी, देखो 2 प्रेसिडेंट रिसेंटली जो है वो अपॉइंटमेंट उनकी हुई है, कौन कौन सी कंट्री के, एक तो है जी साइप्रस, ठीक है। साइप्रस का एक आइलैंड नेशन है, मेडिटेरियन सी के पास, दिख जाएगा मैप, थोड़ा देख लो आप। तो साइप्रस की अगर हम बात करें, इसके नए प्रेसिडेंट बने हैं, थोड़ा नाम थोड़ा टिपिकल है, नाइकोस क्रिस्टोडाउलाइड्स, ठीक है। तो हल्का सा ये नाम याद रखो, ऑप्शन आएंगे आपको स्ट्राइक कर जाएगा दिमाग में। अच्छा जी, ये नए मतलब कि हम ये मतलब कि साइप्रस के नए प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें, तो जैक रिपब्लिक, ठीक है, यूरोप कॉन्टिनेंट की कंट्री आ गई है। अच्छा, जैक रिपब्लिक की अगर हम बात करें, तो यही बोलेंगे कि यहाँ के जो हम बोले प्रेसिडेंट बनाया गया पीटर पैवेल को बनाया गया, ठीक है। तो पीटर पैवेल जो है उनको प्रेसिडेंट वगैरह बनाया गया। ये पहले जो है चेयरमैन रह चुके हैं नाटो मिलिट्री कमेटी के। अब नाटो की फुल फॉर्म क्या है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट देख लेते हैं, न्यू गवर्नर्स अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, ठीक है। ये तो मैं आपको डिटेल में नहीं करवा पाऊँ क्योंकि टाइम हमारा जो है वो पूरा कंप्लीट 1 घंटा हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको मैं अगर लूँगा तो बड़ा लंबा खींच जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, लेकिन मेजरली चीज़ मैं इसमें बता देता हूँ आपको, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़ना मत, क्योंकि फरवरी में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है हमारी गवर्नर्स की। तो यहाँ पर यही बोलेंगे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने, हम ये बोलेंगे नए गवर्नर जो है वो अपॉइंट किए हैं, ठीक है। तो मतलब 12 स्टेट्स और 1 यूटी, टोटल बनते हैं 13 गवर्नर्स को अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो अब आपका होमवर्क ये है कि आपने गवर्नर के जो नेम है उसकी लिस्ट पूरी एक तैयार करके अपने पास रखनी है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये आपने करना है। और मैं आपको स्टेट्स बताया था कौन कौन सी स्टेट्स के जो है वो गवर्नर जो है वो अपॉइंट किए गए हैं। पहली स्टेट तो आती है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इसके गवर्नर को अपॉइंट किया गया हुआ है। फिर आती है जी सेकंड सिक्किम,
ठीक है। फिर आती है झारखंड, फिर आती है हिमाचल, फिर आती है असम, फिर आती है आंध्र प्रदेश। इनकी तो फ्रेश अपॉइंटमेंट हुई है ये वाले गवर्नर्स की। लेकिन कुछ हमारे गवर्नर्स हैं उनकी फ्रेश अपॉइंटमेंट है, उनकी चेंजिंग की गई है, शिफ्टिंग की गई है। जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर स्टेट का था, गवर्नर्स को वहाँ से उठा के किसी और स्टेट में जो है गवर्नर के तौर पर भेज दिया गया है, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे शिफ्टिंग होगी, उनकी शफलिंग हुई है, ठीक है, अब ये बोल सकते हो। तो जैसे कि अगर बात करें वो कौन कौन सी स्टेट है जी, वो आपकी पहली आती है छत्तीसगढ़। जो छत्तीसगढ़ के गवर्नर अभी बनाए गए हैं वो पहले आंध्र प्रदेश के गवर्नर थे, उनकी शिफ्टिंग हो गई है, उनको छत्तीसगढ़ भेजा है, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं मणिपुर के जो गवर्नर थे, ठीक है। तो मणिपुर के गवर्नर जो है उनको बनाया गया, जो छत्तीसगढ़ के गवर्नर थे उनको मणिपुर का गवर्नर बना दिया, ठीक है। मणिपुर के गवर्नर को नागालैंड का गवर्नर बना दिया, जो बिहार के गवर्नर थे उनको मेघालय के गवर्नर बना दिया, हिमाचल के गवर्नर को बिहार का गवर्नर बना दिया, और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर को लद्दाख का गवर्नर बना दिया, ठीक है। तो ये आपने इसके बारे में जो है ये भी देखना है कि छत्तीसगढ़ का गवर्नर कौन है, मणिपुर का कौन है, नागालैंड का कौन है, मेघालय का कौन है, बिहार का कौन है, लद्दाख का कौन है। और एक आता है जी आपका महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के गवर्नर जो भी बनाए गए वो पहले झारखंड के गवर्नर थे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि कुछ स्टेट के गवर्नर जो है उनको जो है शफलिंग की गई है, पहले वो किसी और के थे, अब उनको किसी और स्टेट के जो है वो बना दिए गए, ठीक है। तो अब ये देख सकते हो कितने बनते हैं, 6+7 कितने होते हैं आपके 13। तो 13 नए गवर्नर जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं। ये आपने जो एक लिस्ट बना लेनी है उनके नाम की, ठीक है। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट आता है जी आपका बजट 2023। अब बजट 2023 जो ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ये तो फिर से मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये पढ़ाया हुआ मैंने पीछे वीडियो में पढ़ाया हुआ। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो जाके आप वीडियो को पूरी कंप्लीट जो है वो देख सकते हैं, हम जेके सिविल सर्विसेज के ही यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। अच्छा जी, फिर उसके बाद फैब में आपका इकोनॉमिक सर्वे भी है, ठीक है। अब इकोनॉमिक सर्वे जो है ये बहुत बड़ा है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट आपका ये भी घंटा ले जाता है। अगर आपको इसके बारे में वीडियो अगर चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। तो इसकी वीडियो जो है अगर सर बोलेंगे तो मैं इसकी वीडियो आपके लिए बना दूंगा, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे की भी, ठीक है। तो इसके सेपरेट वीडियो बनानी है तो मुझे बता देना, ठीक है। तो फिर मैं बात कर लूँगा सर से, तो एक सेपरेट वीडियो इसकी भी 1 घंटे की जो है वो आ जाएगी। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट आज खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में, ठीक है। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये आप लोगों का क्या है जी, आपका ये होमवर्क है, ठीक है। आपने होमवर्क दिया हुआ मैंने आपको, बस इसमें ये याद रखो मैस्कट अगर हम बात करें इसका जो है वो क्या है जी, आशा, ये याद रख लो, ठीक है। बाकी इसकी भी सेपरेट वीडियो एक बनती है, एक थोड़ी बड़ी वीडियो, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में, ठीक है। तो बस यहाँ से आपका ख़त्म होता है क्या, फेब मंथ का करंट अफेयर, ठीक है। तो बस यही है। थैंक यू आपकी पेशेंस के लिए कि आपने इतनी देर तक जो है वो पेशेंस रखी सुनने में, ठीक है। तो बस यही, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। तो बस यहाँ से आपका फेब मंथ का जो है वो करंट अफेयर जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो बाकी वही चीज़ लास्ट में यही बोलूँगा, बड़ी मेहनत लगती है यार चीज़ों को बनाने में, ठीक है। तो आप लोग जो, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है, ठीक है, मेरा बनाया हुआ कंटेंट, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। थैंक यू एंड जय हिंद, जय भारत।